स्टैंडर्ड मैथ, स्टैंडर्ड मैथ, स्टैंडर्ड मैथ। आई रियली लव दिस स्टैंडर्ड मैथ। पर ये बेसिक मैथ वालों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों भाई? पहले तो कमेंट सेक्शन में उतरो और फटाफट से बताओ कि आपने बेसिक मैथ ऑप्ट किया है या स्टैंडर्ड मैथ। अब मैंने यूट्यूब वाली दुनिया थोड़ी खंगाली और सरप्राइजिंगली ये पता चला कि कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए, पीवाईक्यूज की वीडियो स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए भी, सिंपल पेपर की वीडियो भी स्टैंडर्ड मैथ के लिए। तो ये बेसिक वाले जाए तो जाए कहां भाई? तो आपका भाई आ चुका है एकदम धमाकेदार बवाल तरीके से आप सभी के लिए बेसिक मैथ के एग्जैक्ट 2025 के पीवाईक्यू को लेकर, और यहां से सुपर एकदम अमेजिंग तरीके से तोड़ने वाले इस पेपर को और आगे के इसके बाकी के जितने सेट है एक एक करके वीडियो सेक्शन में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, बोर्ड एग्जाम 2026 सुनते ही तुम्हारे बॉडी में 440 वोल्ट का करंट ऑटोमेटिक दौड़ने लगता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी लाइफ के सबसे पहले बिगेस्ट माइलस्टोन को क्रिएट करने के पाथवे पे निकल चुके हो। तो देरी किस बात की बाबू मुशाए, कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिएगा क्योंकि नॉलेज का रोलर कोस्टर राइड एकदम सुपर बवाल तरीके से अब स्टार्ट होने वाला है। मैं लेकर आ गया हूं 2025 में जो पहला पेपर आपका सेट 1 था, जिसका पेपर कोड है 430/1/1, इसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस को कराने। अब ये एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा भाई, एक मिनट, ये स्टैंडर्ड मैथ वाले कल्टी मार के किधर निकल रहे हो भाई? एटलीस्ट तुम्हारा बेसिक का लेवल कैसा है ये तो चेक करके जाओ। अगर तुम बेसिक मैथ का पेपर तोड़ पा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक जा रही है और थोड़ी मेहनत करनी बाकी रह गई है। और बेसिक मैथ वालों, तुम्हारे साथ तो वैसे भी नाइंसाफी है, कोई ऑप्शन तो है नहीं, तुम्हें ये देखना ही पड़ेगा। तो अगर आप आ चुके हो तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, ऐसे सोचो कि भाई एग्जाम का माहौल चल रहा है और ये जो मेरे आगे आने वाले 2 घंटे हैं रफली, इसमें आप सभी सवालों को तोड़ पाते हो या नहीं ये तो तुम्हारे ऊपर है। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं। तो भाई ये है पेपर कोड का सीरीज इस पेपर का, बाकी सारे डिटेल, रोल नंबर, क्वेश्चन पेपर का जो कोड है 430/1/1 सेट 1। अब यहां पे बात कर लूं भाई, तो टोटल आपके हर साल 6 सेट बनाए जाते हैं और 6 सेट में क्वेश्चंस को रीसफल करते हुए 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपर यानी 6 3 जा 18 क्वेश्चन पेपर। तो देरी किस बात की भाई, चलिए तोड़ना स्टार्ट करते हैं। भाई यहां पे मैं लेकर आ गया हूं बेसिक मैथमेटिक्स के ये वीडियोज, जहां पे आपके मैक्सिमम मार्क 18 नंबर्स के होंगे, 3 घंटे का पेपर, मतलब सेम टू द स्टैंडर्ड मैथ। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि इतनी बार आप पीवाईक्यूज कर चुके हो, जिसके बारे में बताने की मुझे नीड फिलहाल नहीं लग रही है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं धमाकेदार तरीके से कि 2 नंबर जिसका एचसीएफ, भाई ये जो एचसीएफ है, 2 पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से भाई, ए और बी, भी इनका एचसीएफ 1 के बराबर है। तो बोला एलसीएम बता दो। गुरुजी आपने बहुत पहले एक बार पढ़ाया था कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी एचसीएफ और एलसीएम का अगर मैं प्रोडक्ट कर देता हूं तो ये इन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए जी, एचसीएफ तो 1 दे रखा है, यानी 1 इंटू एलसीएम बराबर ए बी आ गया। तो आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए कि एलसीएम की वैल्यू क्या, ए बी अपॉन 1, जिसको मैं बड़े आराम से ए बी भी बोल सकता हूं। अरे पूछा क्या है, एलसीएम बता दो मालिक। तो ये रहा ऑप्शन डी, धुआंधार धमाकेदार तरीके से। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा बेटा, अगला सवाल बोलता है कि ये जो नंबर लिखा गया है ये किस तरीके का नंबर है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। भाई ये रूट वाली बात या इरेशनल तो वही है ना, सड़ी मछली। यानी रेशनल के साथ अगर आप एक इरेशनल नंबर को मिक्स करते हो तो जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वो हमेशा इरेशनल ही आता है। और ऐसे बहुत सारे सवाल आपके प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में पूछे गए। अब यहां पे देखो भाई, काफी बार आप नॉन जीरो इरेशनल से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो। तो अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये तो इरेशनल होगा, लेकिन अगर मैं एक नॉन जीरो रेशनल से अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करता हूं इरेशनल का, तो रिजल्ट आपका हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो इस बात को हम बोल सकते हैं भैया ये इरेशनल नंबर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते। इस पूरे क्वाड्रेटिक का, भाई एकदम लप्पू सा क्वाड्रेटिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। एक मिनट, क्या बोला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भूल गए? भाई चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो भैया। जो डिस्क्रिमिनेंट डी था वो था बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए भाई, बी की जगह पे अगर मैं नोटिस करूं दैट इज -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू, अगर ए की जगह पे देखूं तो 1 है और सी की जगह पे देखूं तो माइनस का 2, यानी ये हो जाएगा 9, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 जा 8, भैया ये हो जाएगा 8 2 जा 16 प्लस 1 17, यानी 17 बड़े आराम से हमारे पास 7 समंदर पार होते हुए ऑप्शन बी की तरफ जा रहा है। आई होप कि ये सवाल बड़ा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी था। तो भाई बोला आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाला था। अगले सवाल पे चलते। इस इक्वेशन को अगर आप नोटिस करो तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक है? सर दिख तो नहीं रहा है, पर हो सकता है कि सॉल्व करने पे ये क्वाड्रेटिक बन जाए। थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं, एलसीएम लेकर थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं।
तो यहां पे आ जाएगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। अब मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं, कुछ ऐसा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद से एक्स वाला टर्म, फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा दोस्त, देखिएगा ये प्लस का 1 तो रहेगा ही। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड तौर पे लिखूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट टर्म 1। अब मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूं। भैया जैसे ही आप कंपेरिजन करोगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, v की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। पूछा क्या भाई, a माइनस बी प्लस सी बता दो। क्या बोला भाई, a माइनस ऑफ b प्लस का c बता दीजिए। भैया हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा 1, यानी बड़े आराम से ये तो 5 का पंच आ चुका भाई, धमाकेदार 5। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आई होप अभी तक हमने 4 सवाल किए और चारों सवाल सुपर लप्पू आप लोगों को लगे होंगे। मजा आ रहा है? तो चलो भाई कमेंट सेक्शन में उतरो, बताओ कि ये जो क्वेश्चन है ये तुम तोड़ पा रहे हो क्या, बेसिक मैथ तुम्हारे औकात के अंदर है या नहीं है। अगर कहीं कुछ सजेशन है, कुछ आइडियाज है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। एक पॉइंट है जो कि 3,-5 है, द वैल्यू ऑफ एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट। भैया दुनिया का कोई भी पॉइंट अगर x, y के फॉर्म में होता है, ये जो कोऑर्डिनेट है इसके आगे वाले को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोला जाता है दोस्त, भैया ये एब्सिसा कहलाता है और पीछे वाली वैल्यू कहलाती है ऑर्डिनेट। अरे सर ये तो हमने क्लास 9th में सुना था कि आगे वाला एब्सिसा पीछे वाला ऑर्डिनेट, आगे वाला एब्सिसा पीछे वाला ऑर्डिनेट। तो भाई ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि एब्सिसा मतलब आगे वाला, माइनस साइन, पीछे वाला कितना भाई -5 के बराबर, यानी मिला जुला के आ जाएगा 3 और ये प्लस का 5 यानी 8 के बाद। चलिए भाई यहां पे 2 बाउंड्री लगातार लग चुकी है, फटाफट से ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाई इन द रेशियो। 1 मिनट भैया, कोई भी लाइन सेगमेंट जो दिया गया है उसका मिड पॉइंट उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। सर ये कैसा सवाल है, इतना सिंपल बेसिक मैथ वाले कैसे पूछ लेते हो भाई। स्टैंडर्ड मैथ वालों सुन रहे हो, देख लो भाई ये है लेवल बेसिक का। अरे नहीं नहीं, अच्छे सवाल भी आएंगे भाई, इतना चिल मत हो जाओ भैया। ये चूंकि एकदम एग्जैक्टली बीचों बीच से डिवाइड करता है तो जितना हिस्सा इधर होगा एग्जैक्टली उतना ही हिस्सा इधर होगा, यानी ये इसको 1:1 में डिवाइड कर देता है। आगे बढ़ते हैं भाई, Which of the following is not the criteria, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा, not the criteria of similarity। इनमें से कौन सा सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया नहीं है। भैया सिमिलैरिटी पढ़ाते वक्त सबसे पहले आपने बोला था कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया होता है। अब ट्रिपल ए में एक एंगल मिसिंग भी है तो भैया डबल ए से काम चला सकते हैं। डबल ए के बाद भैया आपने पढ़ाया था कि हमारे पास अगर एस 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 यानी तीनों साइड का रेशियो हो तब भी हो जाएगा। और चौथी बात आपने पढ़ाई थी कि 2 साइड का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल दिया है तो ये भी सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया में फिट हो जाता है। यानी आरएचएस हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं है बल्कि ये एक कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है। अगर आप क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर याद कर पा रहे हो तो ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होता था, ये कॉन्ग्रुएंस रूल दिखाता था, न कि सिमिलैरिटी वाला रूल। याद आ रहा है हल्का फुल्का? अरे दिमाग पर जोर दो भाई। क्या बंटी का साबुन स्लो है? ऐसे कैसे हो सकता है मेरे गोलगप्पो कि तुम्हारा साबुन इतना स्लो रह गया? थोड़ा सा जोर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। भैया यहां पे बोला कि फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो, थोड़ा साइड हो जाता हूं, Which of the following is true about the measure of P? इनमें से कौन सा एंगल P के बारे में सही बात कर रहा है? चलिए सर देख लेते हैं। अब ये जो 2 ट्रायंगल्स है, काश हम इनको सिमिलर कर पाते बाय यूजिंग SSS यानी साइड रेशियो का क्राइटेरिया। मैंने नोटिस किया भाई कि कौन सा साइड किसके साथ जा रहा है, एक बार चेक कर लेते। ये वाला साइड जो है, ये वाला जो साइड है 3√3, इस 6√3 के साथ मुझे पता नहीं क्यों लग रहा रेशियो में इसका जस्ट डबल है ये वाला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और क्या हो रहा है भाई, और क्या हो रहा है भैया, ये जो साइड आपका है इस वाले साइड के रेशियो में जा रहा है क्योंकि यहां पे भी जस्ट डबल हो रहा है यानी 2x हो रहा है। तो यहां पे जो साइड रेशियो है 1/2 आ रहा है, यहां पे जो साइड रेशियो 1/2 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि येलो और ग्रीन कलर के बीच का जो एंगल है इधर आपके येलो और ग्रीन कलर के एंगल के बीच वाले के साथ होगा, दैट इज गोइंग टू बी सी। इसका मतलब है कि एंगल P जो है वो एंगल C के साथ ही जाएगा, पर आएगा कितना बॉस, ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाए सर? सिंपल सा तरीका, इस ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों एंगल्स का सम देख लिया जाए तो ये हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री। कितना दोस्त? 180 डिग्री।
यानी अपने पास देखो भाई ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 14, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 140, भैया ये तो 40 डिग्री के बराबर आ गया, ये तो आ गया अपने पास 40 डिग्री के बराबर। काफी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा सवाल, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। द मेजर ऑफ पी कैन नॉट बी, अरे सर क्यों नहीं हो सकता? अगर आप साइड रेशियो को कंपेयर कर रहे हो तो किसके रिलेटिवली कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, सिमिलैरिटी में ये भी तो मैटर करता है बेटा। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए साइड रेशियो की हेल्प से तो ऑब्वियस सी बात है ना, देखो ये भी तो रेशियो में है बेटा। अगर आप इस पे फोकस करो, इस वाले पे भैया 3.8 का जस्ट डबल होता है 7.6, तो ये भी तो रेशियो में बेटा, ये भी तो जस्ट रेशियो में है, 2x हो रहा है उसका। यानी अगर साइड रेशियो ट्रिपल एस सिमिलैरिटी अगर मैं लगा रहा हूं तो इसमें आपके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को भी नोट करूंगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते दोस्त। तो अगला सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया है कि इस पूरे फिगर के अंदर पीए हमारा एक टेंजेंट है सर्किल के ऊपर, अगर ओपी की लेंथ 10 है और यहां पे एंगल 30 है तो एपी बता दीजिए। सर ये सवाल कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया? थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले लेते भाई। इतना मेहनत किया ट्रिग्नोमेट्री पे, खूब सारा मेहनत किया सर, खूब सारे प्रूफिंग वाले सवाल किए, तो इतनी हेल्प तो ले ही सकते भाई। अब आप खुद से दिमाग लगाओ कि मुझे निकालना है कौन सी वैल्यू भैया, एपी। एपी का मतलब इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड को निकालना है भाई, इस साइड को निकालना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में। ये तो देखो भाई हाइपोटेन्यूस हो गया, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस हो गया। निकालना किसको है, बेस को निकालना है। एक मिनट गुरुजी, कॉस वाली वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस देता है? चलिए जी लगा लीजिए, कॉस वाली वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस देता है, तो बेस हमारे पास हो जाएगा एपी, बेस हो जाएगा हमारे पास एपी, तो भाई इसको मैं डायरेक्टली एपी ही लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस 10, ये तो हो जाएगा रूट में 3/2 इक्वल टू एपी डिवाइडेड बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, एपी की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 10√3 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इसको जैसे ही कैंसिल करता है 5 बार में आ जाएगा 5√3 एज अ फाइनल आंसर। चेक कर लेते भाई 5√3 है क्या? ऑप्शन डी धुआंधार धमाकेदार सही जवाब के तौर पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते भाई। अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है? tan 45 1 के बराबर, cot 45 1 के बराबर, ये तो भाई ट्रू है, ये तो ट्रू रूल अप कर दिया। sin 90 जो होता है बेटा वो होता है 1 के बराबर, tan 45 होता है 1 के बराबर, सर ये भी ट्रू रूल अप है। sin 30 होता है बेटा कितना, 1/2 के बराबर, और cos 30 जो होता है रूट में 3/2, यानी ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा कि फॉल्स स्टेटमेंट ही फिगर आउट करना था। sin 45 1/√2, और भैया cos 45 1/√2, ये भी बराबर निकल गया, तो मुझे चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते भाई। अब भाई देखो धीरे धीरे करके ना आपको हल्की हल्की बोरियत सी फील होगी। रीजन क्यों है भाई? क्योंकि मैथमेटिक्स में दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, और जब तक इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सवाल है तब तो भाई तुम सुपर सॉलिड तरीके से अटेंड कर रहे हो। जैसे ही मैं डिस्क्रिप्टिव पर शिफ्ट हो जाऊंगा तुम धीरे से इधर से पतली गली से कट लोगे। है सही बोल रहा? ये जो पीछे अल्ट्रा प्रो मैक्स बैठा हुआ है, ए भाई तुम्हें को बोल रहे हैं, सही बोल रहा हूं ना? एकदम दिल की बात बोल दी। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए मेरी जान, क्योंकि तुम्हारा भाई इसीलिए आया है। YouTube की हिस्ट्री में अगर आप उठाकर देखो तो बहुत रेयरली ही कोई बेसिक मैथ का वीडियोज बनाया है, और उनमें से एक पॉपुलर वीडियो तुम्हारे भाई ने बनाया है। ना विश्वास हो तो मैं तुमको दिखा देता हूं। भाई मैं 10 टाइटन्स के चैनल पे हूं, अगर आप देखो तो ये 10 टाइटन्स का जो आपका चैनल है, इसमें अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओ, चलो प्लेलिस्ट में चला जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके प्लेलिस्ट में ही चला जाता हूं। तो अगर आप देखो तो मैंने PYQs लास्ट ईयर कराया था, और मैं इकलौता टीचर था। यूट्यूब पे बहुत रेयरली कोई वीडियो अगर आप देखोगे, चलो वीडियो सेक्शन में देख लेते, क्या प्रॉब्लम है, यहीं पे देख लेते भाई। तो ये रहा वीडियो सेक्शन, मैं चला गया थोड़े पॉपुलर वीडियोज में, और पॉपुलर वीडियोज में अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूं, हल्का सा नीचे, और भाई यहां पे आपको आपके भाई की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो ये रही वो वीडियो, लास्ट 5 इयर्स के सभी PYQs में मैंने बेसिक मैथ का पेपर कराया था, बहुत सारे बच्चों ने प्यार अपना दिखाया। तो ये भी वीडियो भाई सुपर अमेजिंग तरीके से फैला दीजिए हर जगह पे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बेसिक मैथ वाले जितने हैं ना उनके साथ थोड़ा सा तो अत्याचार हो रहा है। तो आपका भाई ऐसे ही बैक टू बैक, ये देखो एक ही वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे कराए थे, और बेसिक मैथ के और भी देखो, और भी वीडियो मैंने डाले हुए, केवल एक नहीं बल्कि आपके भाई ने पूरी जान डाली कि बेसिक मैथ वालों का साथ ना छोड़ो। और मैंने बहुत सारी वीडियो स्टिल अभी डालना स्टार्ट किया है, इस साल के 2025 के 2024 तक के सारे बना चुका हूं। और देर किस बात की भाई, इतना प्यार तो आप भी दिखाओ। वीडियो पे चले जाओ भाई, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि YouTube इसको रिकमेंड कर दे हर जगह, इस वीडियो को भाई फैला दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब आ जाते हो इस क्वेश्चन पे। भैया इस वाली बात को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा अपने पास ऊपर जाते ही सेक स्क्वायर ए। अब मैंने इसमें से देखा कि फॉर्मूला जो था वो तो था 1 + tan² ए
इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अगर मैं सेक को इधर ले जाता हूं तो 1 को इधर लाते हुए 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, यानी ये -1 हमारा रिजल्ट देगा। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे सवाल को गलत करके आते हैं और वो 1 लगा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद रखिएगा। इसने ऑर्डर ही चेंज किया हुआ है, माइनस साइन कॉमन लेने पे ये बात आएगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस फिगर के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकाला जाए, चलिए एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाता हूं कि ये है आलोक सर का घर, ये है आलोक सर का घर, और आलोक सर यहां पे मस्त अपने स्कूटर से आ रहे। भाई सर आलोक सर के पास कार है कि स्कूटर है, अरे जो भी, चलो भाई कार चलाते हुए, यहां पे आलोक सर कार चलाते हुए आ रहे हैं। आलोक सर की जो सुंदर सी मोहतरमा है टुनटुन मौसी, वो यहां से देख रही है। भाई वो यहां से देख रही है, वो यहां से देख रही है। कौन, आलोक सर की मोहतरमा यहां पे देख रही है। अब आलोक सर की मोहतरमा ने बोला कि मालिक अगर जा ही रहे हो मार्केट तो मेरे लिए कुछ बढ़िया सी चीज लेकर आना। आलोक सर यहां पहुंचे कि तब तक उनको याद आया, ओ भाई साहब टॉप फ्लोर से तो वो चीज निकल गई। अगर वो बात निकल गई तो घर से बेलन झाड़ू और पता नहीं क्या क्या निकलेगा। अब ये तो भगवान ही बनाए भाई, भगवान ही बचाए। तो अब ये कहां पे जाएंगे, कहां पे जाएंगे, कुछ तो याद आ रहा है। पर अच्छी बात ये थी कि आलोक सर की ये जो टुनटुन मौसी है भाई बहुत सही है, नेचर वाइज भी और वैसे भी बहुत दयालु है। तो यूजुअली वो यहां देख सकती थी ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे, पर आलोक सर के प्यार में इतनी भाई वो दीदार करते हुए पागल है कि वो यहां नीचे देख रही है। यानी जितना ये एंगल आपका डेप्रिसिएट हो रहा है, जितना झुकाव हो रहा है, उसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब भाई वही चीज हो रहा है, ध्यान से देखना कि यहां पे हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना नीचे की तरफ आप ये देख रहे हो, अपने जो लाइन ऑफ साइट को डेप्रिसिएट कर रहे हो, वही तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। यानी जो जेड है वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ऑप्शन सी स्वैग से सही जवाब हो जाएगा। और बाय द वे आलू सर हमेशा बच जाते हैं भाई, इस बार तो कुटवा करेंगे हम लोग, एक साथ मिलके इनको कुटवाएंगे। द पेरीमीटर ऑफ सैडेड रीजन, भैया ये जो सैडेड रीजन इसका पेरीमीटर बताइए। तो भाई सैडेड रीजन में देख रहा हूं इतना सारा है। एक मिनट मालिक, पहली बात तो ये आर्क लेंथ भी उसके पेरीमीटर में आएगा, ये जो आर्क लेंथ एल है वो भी पेरीमीटर के अंदर होगा, और ये जो 2 बार रेडियस आया है वो भी इसके पेरीमीटर में आएगा। बॉस चेक करेगा, ये 2 बार जो रेडियस है, क्योंकि सैडेड रीजन आपका ये पूरा है, ये पूरा आपका सैडेड रीजन है, यानी अपने पास 2 बार रेडियस और आर्क लेंथ, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ए को इंक्लूड मत करिएगा भाई, क्योंकि वो पेरीमीटर का मतलब होता है उस पूरे शेप का बाहर बाहर का बाउंड्री। अगले सवाल पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल टू द एरिया ऑफ सेम सर्कल है। सर भैया मान लो यहां बोला है कि क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्किल का 1/4, यानी ये 1/4। यार 1/4 तो एरिया कितना देगा भाई, एरिया भी तो 1/4 ही देगा, एरिया भी तो 1/4 ही देगा। तो बोला इसका रेशियो सर्किल के एरिया के साथ। मालिक देखा जाए रेशियो तो ये इससे तो इससे कट गया, यानी 1/4 डिवाइडेड बाई 1, ये तो भैया 1/4 आ गया। तो रेशियो आप कह रहे हो कि 1:4 आएगा, बिल्कुल सही बोला आपने कि रेशियो जो आ जाएगा बेटा 1:4, यानी अपने पास स्वैग से ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भाई। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द लेटरल या कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम। भाई इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसका लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सेम बात होती है। भाई यहां पे वीडियो की लेंथ हो चुकी है 18 मिनट के आसपास, कोई बात नहीं। भैया क्यूब के अंदर देखा जाए तो क्यूब के अंदर, अब देखो लेटरल का मतलब होता है वो एरिया जो ऐसे वर्टिकली हो। सिंपल एग्जांपल दो, जिस कमरे में आप बैठ कर भी पढ़ रहे होगे उस कमरे का जो ये वॉल्स है ना बेटा, ये वॉल्स ऐसे लेटा हुआ नहीं है, ये एकदम ऐसे वर्टिकल है। तो वर्टिकली स्टैंडिंग एरिया जो होता है बेटा वो आपका कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं देख रहा हूं कि स्फीयर इकलौती ऐसी चीज है जिसमें ना तो आपका फ्लैट होता है ना तो कर्व। भाई एक ही टाइप का होता है, कर्व टाइप का, कोई फ्लैट व्लैट वाली बात नहीं है सर, ऐसे नीचे लेटा हुआ कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब स्फीयर में आपका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया तीनों एक ही जैसा साउंड करता है, और यह सही जवाब हो जाएगा। हेमिस्फीयर के अंदर भी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि इसका फ्लैट सरफेस एक ऊपर से कट आउट होता है। भैया क्यूबॉइड हो नहीं सकता, क्यूब हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके वॉल्स ही केवल लेटरल में काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा। भैया इस पूरे डेटा का मीडियन क्लास क्या कहलाएगा? एक मिनट गुरुजी, मीडियन क्लास में तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड होगी, तो चलिए भाई फटाफट से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे निकाल ही लिया जाए। बिना किसी देरी के पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ताबड़तोड़ यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल मुझे निकालना पड़ेगा ताकि मैं मीडियन क्लास बड़े आराम से निकाल पाऊं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकाल लेता हूं। पहले हो जाएगा 2 + 3 5 5 + 7 12
12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30, यानी टोटल हमारे पास नंबर ऑफ डेटा जो है n जो है वो 30 है। तो 30 का हाफ, मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट, भी आ जाएगा 15th नंबर का डेटा, 15वें नंबर का डेटा। अब बात इतनी सी है कि 15वें नंबर का डेटा कहां पे मिलेगा भाई? भैया 12 तक तो ये स्टोर किया, 12 के बाद कौन सा? 13, 14 से लेकर कहां तक? भैया ये स्टोर करेगा टिल 18 तक। तो अगला जो है ये जो क्लास इंटरवल है ये 15वें नंबर का, क्योंकि 12 के आगे भाग जाओ भाई, 12 के आगे भाग जाओ भाई, तो वो 7, 13, 14, 15, 16 से लेकर सारा कब तक? अप टू 18 तक। तो ये जगह 55 से 70, यानी अपने पास क्या बोला भाई? क्लास मार्क बताइए। ओ भाई साहब, ये तो अलग ही खेल गया, इसने इंटरवल भी नहीं पूछा, तुमसे कह रहा है कि इसका क्लास मार्क बताओ, और क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। चलिए जी निकाल लेते हैं। तो ये रहा अपर लिमिट, ये रहा लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब भाई डेसिमल में वैल्यू तो आ रही है, पर कितनी आ रही है चेक कर लेते हैं। 5, 7 प्लस 12, भैया ये 62.5 आ गया क्या? यस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते। तो भैया अगला सवाल है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सोन ऑफ द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम बैट्समैन इन द टेस्ट मैचेस, द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। पूरे स्टैटिस्टिक्स का सबसे सुपर डुपर लप्पू और स्टैंडर्ड मैथ वाला देख रहे हो, ये तो अगर तुमसे नहीं बन रहा है ना बेटा, तो चुल्लू भर स्टैटिस्टिक्स लो और उसमें थोड़ा सा मिक्स करो कॉन्सेप्ट अपने ट्रिग्नोमेट्री का और डूब जाओ बेटा, तुम्हारा बस यही हो सकता। भैया हमारे पास मोड का मतलब होता है कि वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। भैया वो तो इसके साथ है, वो तो इसके साथ है, यानी ये रहा मेरा मॉडल क्लास, ये रहा मेरा मॉडल क्लास। अब भाई मॉडल क्लास अगर आ चुका है तो मैं क्या ढूंढूंगा? इसका लोअर लिमिट, दैट इज 4000। भैया लोअर लिमिट हो जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर बी। सुपर डुपर इजी सवाल बड़े आराम से बन चुका है। चलिए भाई, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, भैया आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ जब बेटा, क्या कर रहे हो वहां पे? भैया इसमें हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्योर इवेंट? यार एक बात बता मेरी जान की, श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? भैया श्योर इवेंट का मतलब होता है वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो हो जाए किसके बराबर? भैया वो हो जाए 1 के बराबर। अब मैं एक डाइस को फेंक रहा हूं भाई, एक डाइस को फेंक रहा हूं। चलिए जी एक डाइस को फेंका यहां पे, इसके टॉप पे क्या क्या आएगा? भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, और श्योर इवेंट लाने का मतलब, प्रोबेबिलिटी 1 लाने का मतलब, भाई ये जितने भी है ना ये सब फेवर में चाहिए, ये सभी के सभी मेरे को रिक्वायर्ड है, ये सभी हमारे फेवरेबल है। फेवरेबल कितने बेटा? ये सभी के सभी 6/6 चाहिए तभी तो 1 आएगा बेटा। प्रोबेबिलिटी जो भी इवेंट आप करा रहे हो वो 6/6 तभी 1 आएगा, श्योर इवेंट तभी बनेगा। यानी मुझे ये सभी 6 नंबर चाहिए, और कैसे मिलेगा भाई? गेटिंग नंबर बिटवीन 1 to 6, वो तो कुछ भी हो सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं सर, 1 to 6 के बीच में कोई नंबर, तो एक नंबर भी उठा सकते हो भाई, 6 तो उठाओगे नहीं ना, तो पहला तो सर रिजेक्टेड। गेटिंग एन ऑड, भाई अगर ऑड उठाए तो इवन का कौन ख्याल रखेगा? खत्म। गेटिंग एन एनीवे, नहीं सर। गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाउंड्री पार्ट। तो भैया ये सभी फेवर में आ गए, तो ये हो जाएगा इवेंट आपका आपके हिसाब से जिससे इवेंट बोला जा सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 पे, जो कि असर्शन रीजनिंग बेस्ड है भाई, मजा आने वाला है। चलिए भाई देख लेते क्या है। तो भाई इंस्ट्रक्शन दिया गया, सवाल यहां पे है, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी। भाई बात तो एकदम पते की है, कोई भी दो नंबर ए और बी होता है, जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो बेटा, तो जो भी कॉमन आता है ना वो आप उठा लेते हो एचसीएफ के तौर पे। पर भैया एलसीएम के अंदर, एलसीएम के अंदर क्या होता है? ये सभी को उठाते हैं, एलसीएम के अंदर ये सभी को उठाते हैं। तो क्या लग रहा है एचसीएफ उसके अंदर आ गया कहीं? भैया एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो ऑलरेडी होता है, इसका मतलब है कि जो एचसीएफ है वो आपके एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। जो एचसीएफ है बेटा वो आपके एलसीएम का ही एक फैक्टर बन जाता है। आई होप बहुत बेसिक सी बात थी जो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं कि एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड बोथ द नंबर्स। भाई बात तो सही है, बात तो सही है, और बेसिक बात है कि भाई जो एचसीएफ क्या करेगा? दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो स्टेटमेंट 1 और 2 जो है बेटा दोनों के दोनों ट्रू हैं। अब बात इतनी सी है कि क्या ये वाली बात दूसरे को जाके एक्सप्लेन कर रहा है? गुरुजी एलसीएम के अंदर
दोनों नंबर छुपे होते हैं और एचसीएफ उसको डिवाइड करता है, और वही फंडा आप यहां पे लगा रहे हो कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये अगर देखा जाए लॉजिकली तो एक्सप्लेन कर रहा है क्या? यस सर, करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको एक्सप्लेनिंग करेक्टली। अगर एक्सप्लेन कर पा रहा है तो मैं भागूंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगेन समझा दूं मेरी जान, अगर तुमको कंफ्यूजन है तो, कंफ्यूजन अगर है तो समझा दूं कि एलसीएम के अंदर ए और बी दोनों ही मिक्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यानी अगर ए और बी को एचसीएफ डिवाइड कर रहा है तो एलसीएम को भी डिवाइड करेगा भाई, और वही बात ऊपर यूज हो रहा है कि जो एचसीएफ होता है वो डिवाइड्स एलसीएम, डिवाइड्स एलसीएम। सेम चीज जो नीचे मैं बात कर रहा हूं वही ऊपर कर रहा हूं, मतलब ये कॉन्सेप्ट ऊपर जाकर यूज हो रहा है। अगले सवाल पे चलते भाई। द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये वाला इक्वेशन और साथ में ये वाला इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशन है कंसिस्टेंट है तो 4 आना चाहिए। भैया कंसिस्टेंट का मतलब तो देखो दो तरीके से लगाया जा सकता है। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है, यानी इकलौता सॉल्यूशन आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, तब तो कंसिस्टेंट बनना ही बनना है। साथ में अगर आपके पास लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होता है। तो एक काम करते हैं, जब शुरू के दो रेशियो को देखा जाए तो एक तो नॉट इक्वल टू वाला होता है बेटा, एक तो नॉट इक्वल टू वाला होता है, और एक क्या होता है बेटा? भैया एक क्या होता है? भैया एक होता है इक्वल टू वाला। अब बात यह है कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट वाली बात नहीं किया बेटा, इसमें अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट दो बातें करनी चाहिए थी, जो कि इनमें से एक बात दिया है दूसरा नहीं दिया हुआ है। चलो भाई एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि अगर मैं कंसिस्टेंट के हिसाब से अगर मैं इंटरसेक्टिंग देखता तो 4/2 और यहां कितना बेटा p/2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए था। अगर कंसिस्टेंट केवल बोलता तो भैया 8/2 नॉट इक्वल टू p, तो बोला कि p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। सर ये कौन सी बात कर दिया, ये तो सबसे अलग ही चल रहा है। यहां पे बोल रहा है 4, यहां पे बोल रहा है आंसर के हिसाब से नो, तो ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स निकल गया। केवल कंसिस्टेंट लिखा है तो आप जाओगे इंटरसेक्टिंग के साथ, और अगर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट लिखा है तो आप जाओगे बेटा कोइंसिडेंट लाइंस के साथ। अब बोला कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो यही वाली बात होती है। बिल्कुल टूरू लव हो गया सर इसके साथ, सच बोल रहा है। अब भाई चलते हैं यहां पे इंस्ट्रक्शन में, देखते हैं क्या बोला हुआ है कि असर्शन आपका फॉल्स, रीजन आपका ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अभी तक हमने आपके सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस को एकदम ताबड़तोड़ तोड़ लिया भाई, बिना किसी देरी के। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। आई थिंक टाइम जो लगा है बहुत कम ही लगा है, इतने कम वक्त में अगर 20 क्वेश्चन हम तोड़ रहे हैं मतलब बिल्कुल सॉलिड जा रहा है। अब आते हैं आपके सेक्शन बी में। यहां से मामला स्टार्ट होता है आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट करने का। जब तक एमसीक्यू क्वेश्चन थे तब तक तुम्हें थ्रिल आ रहा था, इजी सवाल थे, पर बोर्ड एग्जाम में इज नॉट ऑल अबाउट ओनली द हलवा क्वेश्चंस। काफी बार मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस देगा, और क्या पता इस साल 2026 का जो पेपर है बेटा उसमें कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस का मामला थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो ये कहानी थोड़ी टफ पड़ सकती है। पूरी जान लगा दीजिएगा। अब ये वीडियो जो है और कंसाइज होने वाला है, आपको कोर कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूं यहां से, तो कमर कस के तैयार रहेगा। बाबू मुशाय रेडी हो ना? तो कुर्सी की पेटी थोड़ी और टाइट कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज राइड अब सुपर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। पहला सवाल क्या भाई? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई। इन दोनों को सॉल्व करना भाई। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि y बाई माइनस का 3 और ये 2, अगर मैं दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, व्हाट इफ अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता। पहला इक्वेशन क्या बेटा? x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1। दूसरे को अगर मैं 2 से करता तो देखना बेटा 2x, और ये कितना हो जाता माइनस का 2y/3 इक्वल टू 6। दोनों को ऐड करो y, यानी एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो गया, जिसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हो। दोनों को ऐड करो भाई, क्या करो? ऐड करो, ये कैंसिल, ये हो जाएगा देखना x 2x प्लस x/2। अगर यहां से देखा जाए, और इधर कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 5, 5x/2 इक्वल टू 7। तो कितना हो जाएगा 7 टू 14, तो x की वैल्यू हो जाएगा 14/5। x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 14/5, और ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। चलो भाई यहां पे डाल देता हूं कि 14/5 माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये आ जाएगा दोस्त। क्रॉस चेक मैं वापस से कर लेता हूं कि हो जाएगा 2x प्लस x/2 इक्वल टू, एक मिनट माइनस का 1 है, माई बैड, रुक जाओ भाई, गड़बड़ हो गया, माई बैड, ये गड़बड़ हो गया बॉस, ये -1 है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? अगर इसको आप नोटिस करते हो जाएगा प्लस का 5, 5x इक्वल टू 5, तो भी x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू आ गई देखो 10/5 का मतलब 2, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है बेटा, ये 2 आ गया। तो चलिए भाई इसकी वैल्यू आप 2 डाल देते हैं, तो 2 माइनस y/3 इक्वल टू 3, इसको इधर भेज दो भाई। तो माइनस का y/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
माइनस वाई इक्वल टू 3, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगा बेटा, -3 के बराबर। अब मैं किसी भी क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर सकता हूं भाई, तो देखना बेटा 2/2 का मतलब 1, 3/3 का मतलब 1, 1 + 2, अगर अगर नोटिस किया जाए 1 और माइनस, यहां पे देखो भाई ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2, कितना हो जाएगा -1। बिल्कुल सर सेटिस्फाई कर रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। 22 में आपके दो पार्ट है आइडली, मेरे हिसाब से इसके दो पार्ट है, ये और वाला पार्ट है बेटा, माय बैड, यहाँ पे और वाला पार्ट है, 2-2 नंबर के सवाल है। इस पूरे फिगर में PQ जो है वो RS के पैरेलल है। नोट कर लेते हैं सर कि ये जो PQ है वो इस RS के पैरेलल है, PQ जो है वो RS के पैरेलल है, PQ जो है RS के पैरेलल है। अब एक बात बताओ, कोई भी दुनिया का ट्रांसवर्सल अगर इसको कट करता है तो क्या मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बराबर कर सकता हूं? जी गुरुजी। कोई भी दुनिया का अगर आपका ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को, पैरेलल लाइंस को कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर। एक बार नोट भी कर लेते हैं सर, एक बार नोट कर लेते हैं, इन कौन से ट्रायंगल, भैया हमारे पास ट्रायंगल POQ है, POQ एंड ट्रायंगल SOR, इन दोनों में क्या क्या एंगल बराबर आ रहा है? तो भैया येलो वाला यानी QPO, एंगल QPO जो है ये बराबर है किसके? एंगल अपने पास RSO के, RSO के। और क्या बराबर है? ये पर्पल वाला यानी PQO, एंगल PQO जो है ये बराबर है एंगल किसके बेटा? भैया SRO के, SRO के। और सरप्राइजिंगली वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, यानी POQ, एंगल POQ जो है वो बराबर है एंगल SOR के, SOR के। यहां पे मैं अगर ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज कर, यूजिंग ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी अगर मैं इसको यूज कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा दोस्त? भैया ये जो दो ट्रायंगल है जिस ऑर्डर में लिखे गए वर्टेक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। बड़ा आसान सा इजी पीजी सा लेमन क्विजी सा सवाल था, 2 नंबर आपको दे गया। अब नीचे वाले फिगर में देखो भाई कि OSR जो है वो OQP के सिमिलर है। पहले मार्किंग कर लेते सर जिनकी बात कर रहा है। OSR का मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, इस नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। मेरे हिसाब से अगर ये लाइंस पैरेलल होगी, बोला है क्या भाई? नहीं बोला है ना। अगर सिमिलर है तो चलो ना सर करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर करो, यानी ये जितना है बेटा उतना ही एंगल ये होगा, ऑब्वियस सी बात है ये, और ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। पूछा क्या हमसे? भैया बोला कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल OSR, OSR की वैल्यू पूछ रहा है भाई, देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। OSR की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर, ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर सोचूं ऐसे, जो इस तरीके की बातें कर रखा बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल क्या सम ऑफ को इंटीरियर के बराबर होता है? भैया इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम। तो एक बाहर तो भैया 125 दे रखा है, हमें निकालना कौन सा बेटा? एंगल OSR, OSR निकालना है, OSR निकालना है, और ये दे रखा बेटा 70 डिग्री। तो OSR को मैं x के बराबर मान लेता हूं, यानी x प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? 125। तो यहां से x की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, यानी OSR हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये तो निकल चुका है। अब बोला कि OQP बता दो। भैया OQP भी तो बराबर होगा ना। OQP भी अगर देखा जाए तो ये दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल OSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल OQP, तो ये जो एंगल OSR है बेटा, एंगल OSR है, ये बराबर हो जाएगा एंगल OQP के, OQP के करस्पॉन्डिंग होने की वजह से सर, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री के बड़े आराम से इक्वल। आई होप कि 2 नंबर का सवाल था, सुपर इजी था, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब चलते हैं, टू कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियाई 6 एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अरे ये सवाल तो रिपीट पे रिपीट मारा होगा भाई, मुझे पता है कि ये दो कंसेंट्रिक सर्किल है। आपसे पता है क्या पूछेगा कि ये जो सबसे स्मॉलर सर्किल का जो आपका टेंजेंट है वो आपके बड़े वाले का कॉर्ड बन रहा है, यही बोलेगा विच टचेस द स्मॉलर। ठीक है भाई, हमने क्लास 9th के सर्किल में पढ़ा था कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गई तो भाई वो तो बाइसेक्ट होगा, वो तो बाइसेक्ट होगा, इस बात की श्योरिटी है, वो बाइसेक्ट हो जाएगा, यहां पे मिडिल पॉइंट आ जाएगा, ये बात की तो गारंटी है। तो दोनों का सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी में मान ले रहा हूं बड़े वाले का, और ये मिडिल मोस्ट पॉइंट एम, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर तो होता है सर। हमें दो बातें देखो, ये तो क्लास 9 का, ये क्लास 9 का फंडा, ये क्लास 9 का फंडा है, और क्लास 10th में सिखाया गया था कि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रेडियस और ये टेंजेंट है तो ये आपस में दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होगा।
ये क्लास 10th का फंडा है, इन दोनों फंडे को हमें यूज करना है और क्विकली इसका जवाब देना भाई। चलिए चेक कर लेते कितना होगा। तो सर अगर मैं इसका बड़े वाले का रेडियस देखूं जो कि 10 दिया हुआ है, छोटे वाले का रेडियस देखूं जो कि 6 दिया हुआ है, तो मैं am की वैल्यू निकाल सकता हूं। इस ट्रायंगल के अंदर मैं am की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये रहा 10, ये रहा 6, तो भैया am की वैल्यू कितनी आएगी ये निकालना है। am की वैल्यू कितनी आएगी यूजिंग पाइथागोरस। आप लोग चैट में बताएंगे बेटा am की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या 8 के बराबर? अरे एकदम सही जवाब, यूजिंग पाइथागोरस। अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेता हूं तो am का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है, यानी am का स्क्वायर जो हो जाएगा बेटा हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36, वे am जो होगा वो जाएगा रूट में, ये कितना रहा बेटा 64, यानी 8 के बराबर, 8 सेंटीमीटर के बराबर। नाउ कॉड ए बी कितना आएगा बेटा, कॉड ए बी कितना आएगा, ए बी जो आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स एम, 2 टाइम्स एम, क्योंकि भाई बाइसेक्ट हुआ है, ये बाइसेक्ट हुआ है, तो 2 इंटू 8 यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास क्या दोस्त, कॉर्ड जो कि बाहर वाले का है। जो बिगर सर्किल है उसका कॉर्ड जो होगा, लार्जर सर्किल का जो कॉर्ड होगा वो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर के बराबर। अब आते हैं भैया ये सवाल क्या रिपीट मोड में आता है, जब देखो मुंह उठा के आ जाएगा, कभी स्टैंडर्ड में, कभी बेसिक में, कभी स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड बेसिक लगा रहता है भाई। चले देख लेते क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैं इसके पार्ट ए को यहां पे करा देता भाई, इस बोर्ड को मैं 2 हिस्से में बांट देता हूं, तोड़ूंगा नहीं, बेसिकली बोर्ड बहुत महंगा है, अनअकैडमी वाले सैलरी काट लेंगे भाई, बुरा लग रहा है। चलिए जी यहां पे क्या बोला है कि अगर अपने पास tan a प्लस बी जो है 1 के बराबर है, गुरुजी tan की वैल्यू 1 तो 45 डिग्री पे होती है। अगर यहां पे बोला है कि tan ऑफ a प्लस बी जो है 1 के बराबर है, तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब अपने पास tan की वैल्यू 45 डिग्री हो। tan की वैल्यू 45 डिग्री ही 1 देता है सर, अगर मैं क्लास 10 तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितना दे दूंगा मैं, ये दे दूंगा 45 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोला है कि tan a माइनस बी 1 अपॉन रूट 3 है। सर ये भी बात हमें पता है कि ये तो tan 30 डिग्री की बात कर रहा है। tan a माइनस बी जो है ये बोल रहा है 1 अपॉन रूट 3, इसका मतलब है कि सर a माइनस बी जो होगा ये अपने पास tan ऑफ, चलो भाई पूरा पूरा थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं कि tan ऑफ a माइनस बी, भैया ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये लिखता है कितना tan ऑफ 30 डिग्री। तो अगर मैं केवल एंगल को कंपेयर करूं तो a माइनस बी कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री के बराबर। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों इक्वेशन से ए और बी को सॉल्व करना चाहता हूं। अबे कर लोगे कि नहीं भाई, दोनों को ऐड करो, खत्म बवाल। भैया अगर मैं इक्वेशन 1 इन 2 को ऐड कर देता हूं, 1 इन 2 को ऐड कर देता हूं, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a के बराबर, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, भैया 45 प्लस 30 ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल ए का मेजरमेंट कितना आ जाएगा बेटा 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और इस बिहाफ पे एंगल बी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कितना दोस्त देखिएगा, तो भैया अगर देखा जाए एंगल बी तो हो जाएगा 75/2 माइनस का 30, 75/2 माइनस का 30। अब ये सिंप्लीफाई करना तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूं कि तुम अपना आंसर डेसिमल में लिख रहे हो या डायरेक्टली इंटीजर के फॉर्म में लिख रहे हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में। बी पार्ट भाई थोड़ा भौकाली है, सुपर डुपर सा। बोला कि प्रैक्टिकली दिखाओ कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ज्योमेट्रिकली हमें इस बात को प्रूफ करना बेटा कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर। अब देखो सवाल ऐसे अगर देखा जाए तो सच में थोड़ा लगेगा कि लेंदी तो नहीं हो गया गुरुजी, इसमें कुछ भी लेंदी वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा आसान सा सवाल बन सकता है। तो लेट मी डू वन थिंग कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। भाई मुझे पता है कि अगर मैंने इसको 45 डिग्री बोल दिया, इसको 45 डिग्री बोल दिया, भैया राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है, तो ये तीसरा एंगल इसके बारे में बताना कितना होगा ये, भैया अगर देखा है टोटल तो ये भी तो 45 डिग्री होना चाहिए। अब दुनिया का कोई भी ट्रायंगल जिसके दो एंगल्स बराबर होते हैं, क्या मैं उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलूंगा, क्या मैं उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलूंगा? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एक बात बता मेरे दोस्त कि tan थीटा कितना होता है, tan थीटा कितना होता है, अगर लेट से कि अगर मैं इसको एंगल थीटा बोलता है, वे tan थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जितनी लेंथ इसकी है उतना ही लेंथ इसकी है। तो भाई tan 45 डिग्री पे मैं देख रहा हूं, 45 डिग्री पे दोनों साइड्स परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। कितना आ जाएगा दोस्त, ये तो 1 के बराबर आ गया। ज्योमेट्रिकली आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप इसके पीछे के रीजनिंग लिखोगे। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे भाई, ऊपर कैसे लिखोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे? बाय कैलकुलेटिंग, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल सम
प्रॉपर्टी remaining angles must be 90 degree and 45 degree since triangle becomes isosceles अब यहां से ये बात आप नोट कर लो, काम खत्म। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। A chord of a circle of diameter 20 centimeter subtends an angle 60 degree at the center of the circle। ये सर्कल के सेंटर पे हमारा जो कॉर्ड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का। तो ये रहा सर्कल का सेंटर और ये रहा मेरा कॉर्ड। कॉर्ड आपका सबटेंड कर रहा है पूरे के पूरे 60 डिग्री। कितना दोस्त, 60 डिग्री। डायामीटर देखा भी 20 के बराबर। डायामीटर अगर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, बेटा, इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा अपने पास 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। भैया इसके करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए अपन को, ये माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए मालिक। अगर माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो सेगमेंट का एरिया होता है सेक्टर का एरिया माइनस ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया। as we know that area of segment, area of corresponding segment भैया करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया अगर देखा जाए तो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो बातें होंगी भैया। सेक्टर का एरिया हो जाता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये जो आपका देखा जाए तो ये भी रेडियस, तो ये बचे हुए एंगल बराबर होने की वजह से 60 और 60 जाएगा बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी से। हाँ सर, तो ये तो इक्विलेटरल हुआ सर, और अगर इक्विलेटरल हुआ तो इसका एरिया होता है रूट में 3/4 इंटू साइड लेंथ जो कि रेडियस है उसका स्क्वायर। कॉमन कुछ बात अगर नजर आ रही है तो उसको देख लेते हैं सर। कॉमन अगर कुछ भी दिया गया है तो उसको देख लेते हैं। कॉमन आ रहा है 10 का स्क्वायर, लो भाई 10 का स्क्वायर बाहर लिख लेता हूं, यानी 100 को मैं बाहर लेता हूं। ये कितना आ जाएगा बेटा 1/6। पाई की वैल्यू कितना बोल रखा है भैया, पाई की वैल्यू बोल रखा है 3.14 यूज करना है, और √3 की वैल्यू कितना बेटा 1.732 डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो छोटू सा कैलकुलेशन है अगर इसको तुम नहीं कर पा रहे हो तो भाई तुम्हारा मैथमेटिक्स हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ है। प्लीज ये छोटी सी चीज आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन एग्जाम में आपको खुद करना है और मैं आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना सकता। देखो अगर इसमें कुछ ऐसा रहता कि जो ट्रिक पार्ट रहता जिसको और आसान किया जा सकता था तो मैं जरूर कराता, पर ये अब एकदम बेसिक हो गया क्योंकि 2 डेसिमल का सबट्रैक्शन इनटू 100 आसान है। चलिए जी इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। तो भैया अब आ चुके सेक्शन सी पे, और क्या बोला है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। आप में से बहुत सारे बच्चों को प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी का सवाल बड़े आराम से आता है, तो क्या मैं इस सवाल को स्किप करना चाहिए? मेरे दिमाग में चल रहा है चूंकि रिकॉर्डेड है तो करा ही देते हैं बॉस, लेकिन मैं एकदम कंसाइज, हाईली कंसाइज तरीका बताऊंगा भाई कैसे। सॉल्यूशन बना लेते भाई फटाफट से। लेट √3, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को इतना सा पोर्शन आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हो भाई, थोड़ा भगा लो वीडियो अगर आपको इसका प्रूफ आता है तो। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। भैया ये हमारा एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर आप देख रहे हो ये वीडियो इसका मतलब है कि आप कुछ बहुत यूनिक सा तरीका, बहुत कंसाइज सा सोचने के लिए इस वीडियो को अभी देख रहे हो बेटा। आगे चाहो तो फॉरवर्ड कर लेना, अगर नीड नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये √3 रेशनल है तो यहां से क्या हो जाएगा कि भैया √3 जो होगा ये हो जाएगा P/Q के बराबर, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिखनी होती है भैया। यहां पे P एंड Q आर कोप्राइम। भैया ये कोप्राइम होता है। कोप्राइम का मतलब ये होता है बेटा कि P और Q को सॉल्व करने पे कुछ भी कॉमन ना है और Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि HCF ऑफ P एंड Q हाईएस्ट कॉमन जो है वो 1 के बराबर आना चाहिए, नथिंग एल्स। अब मैं ये जो बात लिखा हूं इसको हाईलाइट भी करते चल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे ये काम में आएगा। तो इस बात को मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए क्या करेंगे भाई, भैया वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते फटाफट से। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 टाइम्स Q। अगला स्टेप स्क्वायरिंग बोथ ऑफ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। भैया दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर देते हैं, चेक करते क्या हो जाएगा। P²
इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 और ये क्यू स्क्वायर। इस बात को प्लीज थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के सुनिएगा कि भैया अगर पी स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से किया जाए तो 3 इंटू क्यू आ रहा है। क्या ये जो नंबर 3 है ये पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है सर। तो मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा हाईलाइट करता हूं और यहां पे लिखता हूं 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब आपने प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी से पहले एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर यानी कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो 3 डिवाइड्स पी, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग क्या होता है कि 3 जो है पी को डिवाइड कर रहा है। इट मींस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी। फैक्टर ऑफ पी, इसका मतलब कि ये जो 3 है पी का एक फैक्टर है। इस बात को, इस इंपॉर्टेंट बात को अगेन आप लोगे यहां पे रडार में, क्योंकि ये आगे काम आ जाएगा, ये भी आगे यूज में आने वाला है। तो ये भी हमारा हो गया सुपर हाईलाइटेड। एग्जामिनर को इन्हीं कुछ पॉइंटर से मतलब रहता है जिसपे आप अपने कंक्लूजन को लिखते हो। अब बात को थोड़ी आगे बढ़ाते कि सर यहां तक की कहानी तो क्लियर है, चलते भाई कि आगे कैसे इसको प्रोसीड करें। अब ये जो 3 था पी को डिवाइड कर रहा है, कितनी बार में कर रहा है भैया ये नहीं पता। तो मैं काम करता हूं, लेट अगर मैं पी को 3 से डिवाइड करता हूं तो ये के हमारा रिजल्ट देता है, एक रिजल्ट के देता है, के बार में डिवाइड करता है। तो क्या मैं इस बेसिस पे पी इक्वल टू 3 के लिख सकता हूं? सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। भैया लेकिन इक्वेशन 1 कहां लिखा आपने? ये अपना इक्वेशन 1 है बेटा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है। अब मैं p की वैल्यू 3 के इस इक्वेशन 1 में डाल देता हूं। चलिए जी चेक कर लेते कि अगर इसकी वैल्यू 3 के डाल देते तो ये हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर, क्योंकि ये p स्क्वायर था, इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर था। थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं तो 3 इंटू के स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। कहने का मतलब इसे कैंसिल होगा, स्टिल 3 इंटू के स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर के बराबर है। एक मिनट मालिक, इस बात को थोड़ा वापस से समझाओ इक्वेशन नंबर 2 को कि क्यू स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर 3 है तो 3 तो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 डिवाइड क्यू, 3 डिवाइड क्यू, भैया क्यू को भी डिवाइड करेगा। इट मींस 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। भैया ये जो है 3 जो है वो क्यू का भी फैक्टर है। इस बात को भी हाईलाइट कर लेते हैं भाई, इस बात को भी सुपर डुपर तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी हाईलाइट कर ही लिया जाए। मुझे इक्वेशन 1 का जो स्टेटमेंट है और 2 का स्टेटमेंट है, 1 और ये 2 का स्टेटमेंट है, कुछ कॉमन लग रहा है क्या? भैया 3 जो है p का भी फैक्टर है, 3 जो है q का भी फैक्टर है। फ्रॉम एबव कंक्लूजंस या फ्रॉम एबव रिजल्ट्स, फ्रॉम एबव रिजल्ट्स 3 is a common factor of p and q both। भाई ये जो 3 है वो p और q का कॉमन फैक्टर है। मालिक कुछ गड़बड़ सा नहीं लग रहा है? आपने शुरू में जो अजम्पशंस लिया था उसमें बोला था कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, नथिंग कॉमन, को प्राइम का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और ये बात तो उल्टा चला गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। क्या लिखूंगा? दिस contradicts the fact that p and q are co-prime। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है भाई? ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आ क्यों रहा भाई? ऐसा क्या हो गया कि कॉन्ट्राडिक्शन आया? दिस अराइजेस ड्यू टू या बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन, दिस अराइजेस बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। शुरू में हमने जो अजम्पशंस लिया था सर हो सकता है कि वही गलत हो, इसी की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। तो अब किस चीज की बारी है सर? जो गलती हमने शुरू में की थी अब उसको सुधारने की बारी है। तो जब शुरू में गलती आपने ये बोला था कि ये रेशनल है तो अब सुधार लो। इट मींस
√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। और अगर कोई नंबर रेशनल नहीं होता है तो ये रियल नंबर तो केवल दो ही तरीके के होते हैं ना, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। और यहां जैसे इस लाइन को क्लोज करते हो, 3 नंबर भाई फटाक से तुम्हें मिलेंगे, लेकिन किस बात के? जब तक हम यहां पे हेंस प्रूव्ड नहीं लिख देते। भैया ये वाली लिखती ही बात ना ऐसा लगता है कि भाई पूरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट एक बार और दौड़ गया, लेकिन मजा आ गया सर। तो अगर आप इस पूरे प्रूफ को स्टेप बाय स्टेप ऐसे एकदम कंसाइज सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखते हो तो आपका पूरा का पूरा आंसर जो है सही होगा और कंप्लीट आंसर्स के कंप्लीट मार्क्स भी मिल जाएंगे विदाउट एनी डिडक्शन। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं, इसका और पार्ट देख लेते हैं कि एक फैक्टर ट्री बनाया हुआ है जहां पे अपने एक्स वाई और कुछ और अननोन की वैल्यू निकालनी है। भैया फैक्टर ट्री ये बोलता है कि जो दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है उनका प्रोडक्ट आता है ऊपर वाला। जिन दो कंपोनेंट में ये ब्रेक हुआ है उसका प्रोडक्ट आता है ऊपर वाला। तो इन दोनों कंपोनेंट का प्रोडक्ट कौन सा आएगा भैया? 210 का डबल यानी हो जाएगा 420। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 420। अब 420 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा भैया? x की वैल्यू चेक करेगा तो भैया जो x की वैल्यू आ जाएगा इसका जस्ट डबल यानी 840 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई बॉस, x और y दोनों आ चुका है। अब मैं चलता हूं लास्ट में। भैया 35 के दो कंपोनेंट है, a के 5, तो ऑब्वियसली 5 इंटू बी कितना होना चाहिए? 35। तो मैं यहां पे देखो भाई इस बात को वापस लिखता हूं कि 200 इंटू 210, 2 इंटू 210 जो है ये अपने पास y के बराबर होना चाहिए था। तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितना बेटा? 420। और यहां पे x की वैल्यू सिमिलरली यानी 2 इंटू वाई जो कि कितना बेटा? 420 है। इसका डबल कर दिया तो ये x आना चाहिए था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 840। अब लास्ट वाले पे चलते भैया कि 35 के दो फैक्टर्स है, 35 के दो फैक्टर्स है 5 इंटू बी। तो b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? बी यहाँ पे b की वैल्यू आनी चाहिए 35/5 यानी 7 के बराबर। 35/5 मतलब 7 के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7 के बराबर। चलिए जितने अननोन थे a b c सब निकल चुका है भाई। यही तो निकालना है कि भैया x y a एंड b। अच्छा a भी है, a भी है, a भी है भैया, इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो। तो a इंटू 70 जो बेटा ये आ जाएगा 210 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 3 21, a की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। बहुत आसान सा सवाल था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 एंड -9 है। यानी सम ऑफ जीरोस जो है वो तो 0 बोल रखा है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो माइनस है। ये गिवन है दोस्त, ये गिवन है हमारे पास, ये वैल्यू गिवन है। एज वी नो दैट कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे? अगर मैं वेरिएबल को x ले रहा हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और हमें पता है कि भाई जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये हम बाय डिफॉल्ट 1 लेकर चल रहे हैं, जो कि हर बार नहीं होगा। तो सेफ साइड के लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के हम लगा लेंगे। चलिए आंसर लिखते हैं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बेटा? -9। तो फाइनल आंसर जो आएगा बेटा हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर -9। अगर कोई बच्चा विदाउट के भी लिखता है तो जवाब सही माना जाएगा, क्योंकि आप यहां पे के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बाय डिफॉल्ट लेकर चल रहे हो, जो कि हर बार ट्रू नहीं होता है। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। तो 28 के भी दो पार्ट है भाई, 28 के दो पार्ट में बोला है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब जितने बच्चे अभिनय भैया से पढ़ के गए भाई, जो ग्राफिकल मेथड जानते हैं, वो तो अपने एग्जाम में सुपर कूल बनने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था, बोला था कि दुनिया का कोई भी यूनिक लाइन 2 पॉइंट की हेल्प से ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैं किसी लाइन को ड्रॉ कर रही, मैं 2 से ज्यादा पॉइंट क्यों निकालू भाई? क्यों बेअर्थ में मेहनत करूं? क्यों मतलब बेमतलब का मेहनत करूं? तो मैं स्मार्टली केवल 2 ही पॉइंट निकालने की पूरी कोशिश करूं। इक्वेशन नंबर 1 को मैं मार्क कर लेता हूं इस कलर से, और भाई इसके 2 पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं। अब आपको पता चलेगा कि भैया कौन से 2 पॉइंट। तो मैं स्मार्टली ऐसे 2 पॉइंट निकालूंगा जो दोनों एक्सिस के ऊपर हो। तो x और y में आप याद रखना बेटा कि हमेशा एक बार x की वैल्यू 0 रखकर y निकाल लो और एक बार y की वैल्यू 0 रखकर x निकाल लो। ये वो 2 पॉइंट है जिससे ग्राफ सबसे एक्यूरेट और सबसे इजी बनता है। चलिए सर बना लिया। दूसरा मैं ले लेता हूं बेटा इस कलर से, दूसरे को मैं ले लेता हूं इस कलर से, दूसरे को मैं ले लेता हूं इस कलर से। यानी है 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना बेटा? 12। मैं वही 2 पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अगेन वही सेम 2 पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। x और y में भैया x की वैल्यू 0 रख दो,
तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4, और अगर y की वैल्यू 0 रखते तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सॉल्यूशन तो मिल गया सर, ये मुझे सॉल्यूशन दिखते हुए नजर आ रहा है भाई, सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया, पहले ही मिल गया, 6,0 हमारा फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। पर फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए इसका ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए हम जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। x की मैक्सिमम वैल्यू 6 तक गई हुई है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में भाई 0 तक। तो मैं काम करता हूं, डिवाइड कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली यहां पे 7 समंदर पार चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैं इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। भैया नीचे भी वही कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। पॉइंट ड्रॉ कर लेते, तो पहला पॉइंट इस कलर से था भैया 0,2 है, मतलब भैया x में कुछ भी नहीं, y में 2 यूनिट, बिल्कुल ठीक। 6,0 का मतलब ये पॉइंट, और इन दोनों को जैसे ही आप ज्वाइन करते हो भाई ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल उस इक्वेशन के लाइन। दूसरा भैया है 0,-4, तो x में तो मूव ही नहीं करना, y में कितना मूव करना बेटा -4, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा 6,0 मतलब ये पॉइंट। अब जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करने जाते हो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाता है। मुझे एक बात बताओ बेटा कि ये दोनों के दोनों जो लाइंस, थोड़ा अच्छे से बना लेते, इतनी मेहनत हो गई सर तो थोड़ा और अच्छे से बना लो। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। तो थोड़ा तमीज से बना लेते हैं, इतनी मेहनत जब हुई है तो। चले, तो ये 4 5 6 7। सर ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये 6 से पास करते हुए जाएगा कुछ ऐसे यहां से, और जो दूसरा ग्राफ बन रहा है सर वो भी 6 से पास करते हुए जाएगा, देख लीजिएगा। यानी दोनों के दोनों जो पॉइंट है बेटा वो यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहा है, जो कि है 6,0। तो ग्राफिकली जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा कितना बनेगा, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन बनेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर पूरी जगह तो आपने ले ली, दूसरा पार्ट कहां पे करोगे? अरे भाई टेक्नोलॉजी लगा देते हैं फटाक से, ये लो दूसरे पार्ट के लिए टेक्नोलॉजी लग चुकी है, और मैंने इस पेज को कॉपी कर लिया भाई। तो ऊपर वाले का सॉल्यूशन देखो यहां पे, नीचे वाले का सॉल्यूशन मैं टेक्नोलॉजी लगा के नीचे कर देता हूं। तो ये दूसरे वाले पार्ट का सॉल्यूशन, ताकि जब ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूं तो कोई दिक्कत ना हो इस बात को समझने में। अच्छा नोट्स कहां पे मिलेगा? तो आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है अभिनय राय सर, केवल आपको उतना करना है, आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता भाई तो टेलीग्राम में जाओ, सर्च करो अभिनय राय सर, अभिनय राय सर, दैट्स इट, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। भाई अगर आप टाइटन्स पे हो तो टाइटन्स पे भी मैं ये पीडीएफ आपको अपलोड करके दे दूंगा। भाई इस बात को समझते हैं कि ये फंडा जो है अब आगे कैसे प्रोसीड करे। तो दूसरा पार्ट है एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मालिक पहली बात तो इसकी अगर बात कर ही रहा है और बोल दिया कि एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक करिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एंड वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो 90 डिग्री आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई जो है वो 90 डिग्री तो होना तय है कॉम्प्लीमेंट्री बोलने की वजह से। फिर बोला सच दैट एक्स और वाई का रेशियो 1:2 है, एक्स अपॉन वाई जो है वो 1:2 में है। सर आप कह दो ना कि y की वैल्यू 2x होना चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन जो है बेटा वो आ रहा है y इक्वल टू 2x। मैं इसको उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूं, बात खत्म, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूं, बात खत्म। तो x प्लस 2x इक्वल टू 90 डिग्री, 3x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, और जैसे ही x की वैल्यू 30 आई y की वैल्यू जस्ट डबल कर दो, यानी आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। इतना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्यों बोला भाई, क्यों पूछा 3 नंबर में, मेरे को तो समझ में नहीं आया। ये 3 नंबर का सवाल है भाई, 3 लाइन भी तमीज से नहीं हुए। अगले क्वेश्चन पे चलते। प्रूव दैट अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। प्रूफ करिए कि एक रेक्टेंगल जो कि एक सर्कल का सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो हमेशा एक स्क्वायर ही होगा। चलिए सर बना लेते, पहले इसका फिगर कैसा बनेगा। तो भाई इसका फिगर जो होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब होता है बेटा बाहर बाहर बनना, तो ये जो रेक्टेंगल है वो सर्कल के बाहर बाहर बन रहा है। ये जो रेक्टेंगल है बेटा वो सर्कल के कहां बन रहा है, एकदम बाहर बाहर बन रहा है। तो रेक्टेंगल कम ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, क्योंकि प्रूफ करना है स्क्वायर जैसा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है शकल स्क्वायर जैसी ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं यहां पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूं ए बी सी डी, और यहां पे बोल देता हूं कि सर्किल का सेंटर हुआ है।
ये कहां कहां पे टच कर रहा है उसको भी तो कुछ मान लो। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं P, अच्छा ए बी को मैं P मान ले रहा हूं, तो ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा S। मैं ऐसा लेकर चल रहा हूं। हियर ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Rectangle and sides AB, BC, CA and AD touches the circle at P, Q, R and S respectively। भाई इसका मतलब हो जाता है किसी ऑर्डर में। ये बात मैंने नोट कर लिया। अब एक बात बताओ यार, क्या मैं एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट को बराबर बोलूंगा? तो यहां से गेम खेलना स्टार्ट करते हैं कि भाई एपी की वैल्यू तो एएस के बराबर होगी। नोट कर लेते हैं। एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन मेजर, ये बराबर होता है। तो भैया मैं एपी की वैल्यू को एएस के बराबर बोलूंगा, एपी को किसके बराबर? एएस के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं यहां पे बीपी की वैल्यू को बीक्यू के बराबर बोलूंगा, बीपी की वैल्यू को बीक्यू के बराबर बोलूंगा। लो भाई, बीपी की वैल्यू को आप किसके बराबर? बीक्यू के बराबर कर दो। इक्वेशन नंबर 2। सेम तरीके से मैं सीआर की वैल्यू को सीक्यू के बराबर बोलूंगा, सीआर की वैल्यू को सीक्यू के बराबर बोलूंगा। तो सीआर जो है वो सीक्यू के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही ये जो डीआर है वो डीएस के बराबर होगा, ये डीएस के बराबर होगा। डीआर जो होगा बेटा वो किसके बराबर? डीएस के बराबर। तो डीआर इक्वल टू डीएस। इक्वेशन नंबर 4। क्या होगा अगर इन सभी को ऐड कर दूं? व्हाट इफ अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं? अगर इनको ऐड करते हो तो ध्यान देना बेटा क्या हो रहा है भैया, यहां पे AB प्लस AP प्लस BP, भैया ये पूरा पूरा AB बना लेगा। जी सर। CR प्लस DR, ये पूरा पूरा CD बना लेगा। जी सर। भैया AS और DS मिला के ये पूरा पूरा बना लेगा AD, और ऐसे ही BQ और CQ मिला के पूरा पूरा बना लेगा BC। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को ये बात पहले से पता थी कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल सर्किल के सर्कमस्क्राइब होता है तो अपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होता है। AB का CD के साथ सम और AD का BC के साथ सम बराबर होता है। ये प्रूफ था सेपरेट, क्वाड्रिलेटरल की बात थी। अब मैं एक बात बड़े आराम से लिखना चाहता हूं, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से, कि एक रेक्टेंगल के अंदर क्या आमने सामने के साइड्स की लेंथ बराबर होती है? हाँ या ना? हाँ या ना? बस इस बात को बता दीजिए भाई। ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सर, यानी AB और CD तो बराबर होता है सर। AB जो है वो CD के बराबर है, साथ में जो है AD जो है वो आपके पास BC के बराबर है। तो मैं वो बात लिख देता हूं भाई कि AB को CD के बराबर करता, तो मैं इसको 2AB लिख देता हूं। AD जो है BC के बराबर है, तो मैं 2AB इक्वल टू AD कर देता हूं, यानी AB इक्वल टू AD। पर एक मिनट सर, AB तो अपने पास CD के बराबर है, और जो AD है वो तो अपने पास BC के बराबर है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स बराबर, मतलब अगर रेक्टेंगल के चारों साइड बराबर होते तो वो कंफर्म एक स्क्वायर ही बनता है। रेक्टेंगल के चारों साइड बराबर मतलब एक स्क्वायर रेडी हो चुका है। चलिए प्रूफ करना भाई। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सुपर डुपर भौकाली खतरनाक सा दिखने वाला सवाल पर है बेहद लप्पू। भाई इस सवाल में क्या ऐसा फंडा देख लेते गुरुजी, अगर इसके एलएचएस को पकड़ा जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये तो होता है कॉसेक स्क्वायर। अरे तो इतना आसान कैसे हो गया? और 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है बेटा सेक स्क्वायर। कितना होता है दोस्त? सेक स्क्वायर। भैया अगर मैं सेक को ऊपर ले जाऊं, कॉसेक को नीचे ले जाऊं, कॉसेक नीचे आके हो जाएगा साइन। जी सर। और सेक ऊपर आके हो जाएगा कॉस, यानी मिला जुला के हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब मैं इस कॉट स्क्वायर ए को यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सोच रहा हूं कि कैसे किया जाए, हाउ वी कैन प्रोसीड ओवर देयर। व्हाट इफ अगर मैं आरएचएस को भी सेपरेटली सॉल्व करूं? अब आप सोचोगे सर ऐसा किया जा सकता है क्या? जब भी आपके पास एलएचएस को सॉल्व करते वक्त बहुत छोटी सी वैल्यू आ जाए और आरएचएस बहुत बड़ा हो, तो याद रखना उस केस में आप आरएचएस को भी सॉल्व करके यहां तक पहुंचा सकते हो। यह लेजिट तरीका है, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए जी, तो 1 माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए, और यहां पे होल स्क्वायर है।
मैं इस क्योंकि पूरा जवाब जो मुझे कॉट में ले जाना, तो tan को कॉट में बदलते हैं, tan को कॉट में बदल देते भाई। कैसे बदलेगा भी? ऐसे बदलेगा, ये कॉट में ऐसे बदलेगा, कुछ ऐसे बदलेगा, और इस पे होल स्क्वायर पहले से था। जी गुरुजी चेक कर लो भाई, 1 माइनस कॉट ए, ये कितना हो जाएगा भी? हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए, इसका भी होल स्क्वायर। यार ऊपर से और नीचे से, अगर लेट से कि भाई इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये कॉट तो ऊपर जा सकता है, तो हो जाएगा कॉट ए, ये अपने पास है 1 माइनस कॉट ए। जी गुरुजी नीचे है कॉट ए माइनस 1, क्या होगा? माइनस साइन कॉमन ले लू तो भैया ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए, और ये सभी का होल स्क्वायर। ये तो टैम बोल गया सर, यानी हो जाएगा कॉट ए डिवाइडेड बाय माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक करना कितना होता है भैया, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1, हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आरएचएस के बराबर या एलएचएस के बराबर। अब आप चाहो तो रिवर्स प्रोसेस लिख सकते हो बेटा, यानी अब यहां से आप इसको कनेक्ट करते हुए से वापस जा सकते हो, अगर तुमको डर लग रहा है कि भाई कहीं गलती से एग्जामिनर मार्क्स तो नहीं कट कर देगा। सिंस LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि मान लो कि सर हमारा एग्जामिनर बोला था या हमारे टीचर बोले थे कि मार्क्स कट जाएंगे, कुछ मत करना, तुम आरएचएस को रफ पेपर पे सॉल्व करना, यहां से रिवर्स प्रोसेस लगाते उल्टा लिखते हुए जाना, यहां तक बात खत्म। चलिए जी इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लॉट कंसिस्ट 200 पेन्स ऑफ विच 180 आर गुड। 200 पेन की संख्याओं में 180 पेन है जो कि एकदम बेहतरीन है सर, एंड द रेस्ट आर डिफेक्टिव। भैया डिफेक्टिव कितने हो गए? डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे ये बता दो, कि डिफेक्टिव हो जाएगा भैया 280, 200 माइनस 180, 20 पेन हमारे डिफेक्टिव हो जाएंगे, 20 पेन डिफेक्टिव हो जाएंगे। यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन्स जो होगा वो आ जाएगा 200 माइनस 180 जो कि आ जाएगा 20 के बराबर, 20 डिफेक्टिव पेन होगा। अब बोला है अ कस्टमर विल बाई अ पेन इफ इट इज नॉट डिफेक्टिव। ऑब्वियस सी बात है भाई, कस्टमर खराब पेन क्यों लेगा? कस्टमर तभी खरीदेगा जब उसके पास कोई पेन डिफेक्टिव ना मिले। The shopkeeper draws a pen at the random and gives it the customer. वह शॉपकीपर ने रैंडमली पेन के बॉक्स से एक पेन निकाला और कस्टमर को दे दिया। What is the probability that customer will not buy it? भाई कस्टमर ना खरीदे, तो प्रोबेबिलिटी कस्टमर विल नॉट बाई, नहीं खरीदेगा। अरे भाई खराब पेन ही तो नहीं खरीदेगा, तो 200 के लॉट में 20 खराब है, यानी 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि वो नहीं खरीदेगा सर। ऑब्वियस सी बात है सर, क्यों खरीदेगा भाई खराब पेन? तो खराब पेन नहीं खरीदेगा सर। तो अगर मैं देखूं तो 20 खराब पेन है आउट ऑफ 200 में, तो हो जाएगा 1/10, 1/10 एज अ आंसर। अभी ये सवाल का केवल आधा हिस्सा हुआ है। अब बोला कि अनोदर लॉट ऑफ 100 पेन, भैया दूसरा एक और लॉट है, एक और लॉट है 100 पेन का। 100 पेन में आपके पास बोला कंटेनिंग 80 गुड पेन्स, 80 गुड पेन्स है, इसको मिक्स कर दिया जाता। भाई साहब ये तो बड़ा बवाल चीज हो गई, ये तो बवाल चीज हो गई। अब मुझे बताओ फाइनली 200 पेन पहले से थे और 100 पेन उसमें मिला दिया गया, तो टोटल पेन्स कितने हो गए? टोटल पेन्स अब कितने हो जाएंगे भैया? 200 प्लस 100 ये हो जाएगा अपने पास 300। गुड पेन्स कितना होगा? अच्छे पेन्स कितने हो गए भाई? तो भैया पहले जो था 180 अच्छे पेन थे और बाद में उसमें से केवल 80 पेन थे, तो हो जाएगा 260, इसमें 260 अच्छे पेन होंगे सर। अब बोला कि शॉपकीपर उनमें से एक पेन को रैंडमली निकालता है फ्रॉम द एंटायर लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर विल बाय द पेन? पी कस्टमर विल बाय नाउ, कस्टमर विल बाय द पेन नाउ। अब ये खरीद लेगा, भाई खरीदेगा तब ना जब उसको अच्छे पेन मिल जाए आउट ऑफ कितना? 300। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा सवाल था, लप्पू सा क्यूटा पाइसा। अगले सवाल पे चले भाई, इतना बड़ा सवाल और सवाल का आंसर देखो भाई एकदम ऐसे पिद्दी सा। चलते भाई भैया अब आगे इतनी मेहनत करने के बाद सेक्शन नंबर डी पे, यानी अब हमारी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। आई नो कि अब थोड़ी थोड़ी करके आपकी एनर्जी ड्रेन होना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि लगातार रिकॉर्डेड में क्या होता है दोस्त कि इंटरेक्शन में केवल कॉन्सेप्ट आपको मैं देता हूं। लाइव में तो देखो आप मस्तियां करते चलते हो भाई, खूब सारी मस्तियां, आपस में हम एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, बातचीत होती है, तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है भाई, मजा आता है। पर रिकॉर्डेड में आप ये भी तो सोचो कि आप सबसे कम वक्त में सबसे कंसाइज तरीके से ज्यादा चीज सीख रहे हो। तो बोर्ड एग्जाम है, टाइम वेस्ट करने का मौका तुम्हारे पास है नहीं, तो गो विद दिस रिकॉर्ड लेक्चर। स्टैंडर्ड मैथ वालों मजा आ रहा है कि नहीं?
अब आते भाई कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 180। भाई दो पॉजिटिव इंटीजर है, दो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या मान लिया जाए, कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर माने जाए बताइएगा भैया। दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनका जो डिफरेंस है स्क्वायर्स का वो 180 के बराबर है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। सवाल के हिसाब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। भैया दो वेरिएबल क्यों ले रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं सवाल क्वाड्रेटिक का है, होगा तो बना लेंगे मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो बना लेंगे, देखेंगे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव, तो सवाल के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है बेटा वो दे रखा है कितना 180 के बराबर। अब कुछ बच्चों को ना यहां पे प्रॉब्लम होगी, भैया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम है, डिफरेंस ही तो बोला है, आपको कैसे पता कि जो बी है वो बड़ा है कि छोटा है। अरे यही तो चालाकी आगे करेंगे। द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। तो मैं चालाकी करूंगा यहां पे कि स्मॉलर नंबर को बी लूंगा और ग्रेटर नंबर को कितना लूंगा दोस्त, ग्रेटर नंबर को कितना लूंगा, ग्रेटर नंबर को कितना लूंगा, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। तो अभी सी बात है, ग्रेटर वाले का स्क्वायर माइनस स्मॉलर वाले का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये कॉमन सेंस की बात समझ में आई कि मैं चाहता तो ए स्क्वायर इक्वल टू 8 बी लिख सकता था ना। देख रहे हो, देख रहे हो इनकी कॉन्सेप्ट की मस्ती, देख रहे हो इनके कॉन्सेप्ट की मस्ती, भाई अलग चल रहा है इनका। ये छोटी छोटी चीजें प्लीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप डिफरेंस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे हो तो तुम पहले से प्री अज्यूम कर रहे हो कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू यानी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बड़ी वैल्यू किसको ले रखे हो आप, ए को ले रखे हो और छोटी वैल्यू बी को, तो भाई छोटी वैल्यू का स्क्वायर 8 टाइम्स है। सर ये चीज उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये हो जाएगा सीधे सीधे किसमें भैया, ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक, ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक। चलिए जी, मुझे लाना है 8 और उनका प्रोडक्ट लाना है 180। बताओ भाई क्या क्या किया जाए, फैक्टर्स क्या क्या ले लिया जाए। अगर मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड हो गया हूं भाई ताकि आप लोगों को बड़ा सा स्क्रीन मस्त जबरदस्त तरीके से दिखाई दे। मुझे लाना है ऐसे दो नंबर्स जिनका फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बनाना है। आप लोग बताओ फैक्टर्स क्या बनेगा भाई, 18 गुणे 10 होता है 180 और 18 माइनस 10 होता है 8। ओ भाई साहब बन गया, बन गया, लो दोस्त बन गया, लो दोस्त बन गया, कुछ ऐसा। सर अगर मैं देखूं तो शुरू के दो टर्म से ए कॉमन लो तो ए माइनस 18, आखिरी के दो टर्म से 10 कॉमन लो तो a माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा a माइनस 18 और a प्लस 10 इक्वल टू 0। भाई a की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 18 और दूसरा आ गया माइनस 10, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो ये तो रिजेक्ट मारो भाई, एक्सेप्टेड केवल हो जाएगा a इक्वल टू 18। तो अगर a 18 आ रहा है तो b की वैल्यू बताना बेटा, भाई 8 गुणे 18 और इस पे लगा दो स्क्वायर रूट। भाई 8 का मतलब होता है 4, 2 गुणे 18 का मतलब 9 गुणे 2। तो अब देखो भाई इसका पेयर है तो भाई कितना छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा, 4 की वजह से कितना छोड़ेगा 2 और 9 की वजह से कितना छोड़ेगा 3। 12 कितने लोगों का आ गया भाई, 12 देख लीजिएगा। तो दूसरा जो नंबर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 12 के बराबर। आई होप कि सुपर डुपर इजी था। तो 18 एंड 12 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो भाई 18 एंड 12 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 18 12 हमारे वो दो नंबर से 5 नंबर का सवाल था, क्वाड्रेटिक का लप्पू सा सवाल। अब इसका दूसरा पार्ट कि के की ऐसी क्या वैल्यू ले ली जाए कि इस क्वाड्रेटिक के लिए जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं, रियल है। कैसा सवाल है भाई, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा है सॉल्यूशन बनता है फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स, फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स। भैया ये हमारे पास होता है कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर कर दो, डी को 0 के बराबर कर दो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 के बराबर होता है। लो सर रख लेते हैं, तो b की जगह पे k है तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, भैया a कितना है 2 के बराबर, c कितना है 3 के बराबर, 0 हो जाएगा सर। तो k स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 8 तरीका 24 इक्वल टू 0। तो भैया k स्क्वायर माइनस रूट में 24 का, अरे छोड़ो यार इधर कर दो 24 कर दो, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस रूट में 24, प्लस माइनस रूट में 24। चेक कर लीजिएगा बेटा यही आएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो फॉर्म। भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी बताने हैं, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो फॉर्म कि k की वैल्यू अगर रखने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है उसके रूट्स भी बताने हैं। अब देखो भाई चूंकि k की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, एक तो प्लस की रूट में 24 आ रही है और एक माइनस का रूट में 24 आ रहा है। अच्छा रूट 24 का मतलब होता है 2 रूट 6।
अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो 2√6 होता बेटा, इसका मतलब होता है 2√6, इसका मतलब होता है प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6, ये दो चीज हो जाएगी भैया। फिर दो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों के हिसाब से करना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा बेटा, देखना 2x² प्लस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के हिसाब से दो रूट आएंगे, और इधर हो जाएगा 2x² माइनस 2√6 प्लस 3 इक्वल टू 0 के हिसाब से, इससे भी दो रूट आएगा। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। कुछ मत करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको लपेट देना भाई दोनों जगह पे, बात खत्म। दोनों जगह पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइएगा और सवाल का जवाब बड़े आराम से ले जाइएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √6, तो भाई ये तो हो जाएगा अपने पास √3 डिवाइडेड बाई √2। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई √3 डिवाइडेड बाई √2 आ रहा है, √3 डिवाइडेड बाई √2, और ये दोनों के दोनों सेम रिजल्ट आ रहा है, रिपीटिंग आ रहा है, रिपीटिंग आ रहा है। ये कैलकुलेट करेगा, मैंने तो निकाल लिया भाई, और ये सेम चीज प्लस का आ जाएगा कि √3 डिवाइडेड बाई √2, √3 डिवाइडेड बाई √2। ये तो मेरा कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तुम भी निकाल लेना, ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, भाई इसके लिए आपको 10th टाइटन्स पे बहुत सारे सुपर डुपर अमेजिंग वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जाकर देख लीजिएगा। सेपरेट एक वीडियो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। इसके सीधे दूसरे एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं, यानी हमारे 3 नंबर का काम तो हो चुका है, बाकी के 2 नंबर के लिए थोड़ी फाइट कर लेते हैं। In a quadrilateral ABCD diagonal, AC and BD intersect at point O such that OA upon OB equal to CO upon DO, ठीक है, as shown in the figure. प्रूव दैट एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम, प्रूफ करना कि एबीसीडी हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रापेजियम हो जाएगा। पहली बात तो इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को देखो भाई ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो। ये पॉइंट कितना है, ओ है, ये पॉइंट कितना है, ओ है, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मैंने नोटिस जो किया वो कुछ ऐसा है कि ओए जो है, ओए जो है, ओए जो है, ओए जो है, ये थोड़ा इस बात को ना तमीज से लिखते हैं सर, इस बात को थोड़ा तमीज से लिखते हैं कि OA अपॉन OC अगर मैं इसको कर दूं और इसको OB अपॉन OD कर दूं तो कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं सर, केवल आपने जगह इनकी बदली है, लेकिन रेशियो देखो कैसे बदला कि भाई OA का OC के साथ रेशियो, अरे वाह मालिक, इसका इसके साथ, और क्या हो रहा है भाई, और क्या हो रहा है देखना, और क्या हो रहा है भैया, OB मतलब इसका रेशियो इसके साथ, जी गुरुजी, और वर्टिकली अपोजिट के वैसे बराबर। बताना सिमिलैरिटी में कौन सा क्राइटेरिया चिपका दिया जाए, इसमें एंगल जो है कौन सा बेटा, वे एंगल AOB जो है वो बराबर है एंगल COD के। तो ये तीनों बातें अगर मैं पिक कर लूं, ये तीनों बातें पिक कर लूं, तो यूजिंग साइड रेशियो और इंक्लूडेड एंगल का सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, भैया ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज कर लूं तो जो ट्रायंगल आपका नीचे वाला कौन सा OAB जो है ये सिमिलर हो जाएगा। अब देखो OA का मतलब ये लो, तो इधर OC भागेगा, तो OCD इसके क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या वो इक्विएंगुलर होते हैं, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं सर बराबर। लो मालिक, इस बात को यहां पे नोट कर लेते हैं कि ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो मैं इस बिहाफ पे नोट करता हूं कि एंगल OAB जो होगा वो एंगल OCD के बराबर होगा। एक मिनट, दो लाइंस के अंदर अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और इन एंगल को बराबर कर रहा है तो ये कैसे एंगल्स हैं भैया, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर कब आता है बेटा, जब ये लाइंस आपस में कैसी हो दोस्त, पैरेलल हो। ये लाइंस कैसे हो दोस्त भैया, ये पैरेलल हो। अगर लाइंस पैरेलल हुए तभी उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आता है। इसका मतलब है कि AB वाला जो लाइन होगा वो CD के पैरेलल होगा। और दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है वो कंफर्म एक ट्रैपेजियम होगा। तो ABCD क्या हो जाएगा बेटा, भैया एक ट्रैपेजियम हो जाएगा, बात खत्म। इतना सा चीज लिखना था आपको, दैट्स इट, कि भाई दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है तो वो हमारे पास कंफर्म एक ट्रैपेजियम ही होता है। चलिए जी, अब आ चुके हैं इसके क्वेश्चन नंबर 34 पे, यानी आइडियली हम केवल 2 सवाल दूर हैं अपने आखिरी सेक्शन से। बहुत मेहनत हो चुकी, इतने एफर्ट हम लगा चुके, पर फिर मजा तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये एक टॉय है जो कि कोन के फॉर्म में है और इसका टॉप पोर्शन कैसे बेटा,
हेमिस्फीयर के थ्रू सरमाउंट किया गया, मतलब कुछ ऐसा, अरे आइसक्रीम के कोन जैसा। द कोन इन हेमिस्फीयर हैव द सेम रेडियाई, भाई वो तो बोला हुआ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि एकदम सेम रेडियस के हैं। द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। भाई अगर मैं इसको रेडियस को r मान लूं तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r के बराबर, तो इसकी हाइट जो है वो 2r के बराबर है, क्योंकि ये डायमीटर के बराबर था, तो ये 2r के बराबर हो जाएगा। ये चीज भी हमने नोट कर लिया। अब क्या बोला हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5 फाइंड द वॉल्यूम। अरे सर क्या रद्दी सवाल हो गया, तो ये तो सुपर डुपर रद्दी सवाल हो गया सर। सॉल्यूशन में भैया बोल रहा है कि हमारे कोनिकल पार्ट का रेडियस जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो आर कोन लिखो या आर हेमिस्फीयर लिखो, आर कोनिकल लिखो या आर ऑफ हेमिस्फीयर लिख दो, ये तो सेमी बेस का है तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो हाइट कितना हो जाएगा बेटा, हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, भैया हाइट ऑफ जो कोन आएगा वो अपने पास हो जाएगा ट्वाइस इंटू रेडियस ऑफ कोन, यानी 5 गुणे 2 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ टॉय जो है वो दो तरीके से बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दो तरीके का बना हुआ है। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाता है बेटा कितना 2/3 पाई आर क्यूब। मुझे पाई आर स्क्वायर 1/3 के साथ कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है बॉस, चेक करेगा तो भैया पहले वाले से बचेगा h और दूसरे वाले से बचेगा 2r। ठीक है सर, ये देख लेते हैं। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितना रख दो बेटा, पाई की वैल्यू बोला है क्या कुछ, यार पाई के टर्म में आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई के टर्म में आंसर छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। जो रेडियस है वो है 5 का स्क्वायर, हाइट कितना आया था बेटा 5 गुणे 2 10, 2r का मतलब 10, 10 प्लस 10 20। ओ भाई साहब ये तो सुपर इजी हो गया यार, 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 25 गुणे 20, तो ये हो जाएगा ये 25 इंटू 20 गुणे पाई डिवाइडेड बाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल था, चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 रख के भी अपना आंसर निकाल सकते हो। हालांकि ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है, अगर आप अपना आंसर इसमें भी निकाल दे रहे हो तो चलेगा, नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। वैसे आंसर आप जो आपका आएगा बेटा वो आ जाएगा 523.81। मैं एक बार इसको सॉल्व करके भी चेक कर लेता हूं, मैं एक बार इसको सॉल्व करके भी चेक कर लेता हूं बेटा, डोंट वरी, मैं इसको एक बार सॉल्व करके भी चेक कर लेता हूं कितना आ रहा है। यस 523.81 इतना ही आ रहा है कुछ, यस बिल्कुल सही जवाब 523.81 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल जवाब आ जाएगा, आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। A cuboidal block is surmounted by a hemisphere of radius 3.5 centimeter. What is the smallest possible length of the edge of the cube? भाई क्या रद्दी सवाल है भाई, ये कैसे सस्ते सस्ते सवाल, बेसिक में इतना आसान सवाल आता है क्या? देखना कि भाई आपके पास क्या है दोस्त, क्यूबॉइडल ब्लॉक है, क्यूबॉइडल ब्लॉक दिया गया है, क्यूबॉइडल ब्लॉक, क्यूबॉइडल का मतलब भैया इसके पास अपने पास जो दी गई है वो, एक मिनट, क्यूबॉइडल ब्लॉक बोला भाई, यहां पे इसने क्यूब बोला कि क्यूबॉइडल। What is the smallest possible length of the edge of the cube? क्यूबिकल है सर, आई एम सो सॉरी बच्चों, ये क्यूबिकल बोल रखा है, क्यूबॉइडल का मतलब होता है लेंथ विथ हाइट का डिफरेंट है, क्यूबिकल का मतलब होता है तीनों आपके जो लेंथ विथ हाइट जो है सब कुछ सेम है। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर जो सरमाउंट किया गया है, ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। जस्ट डू लेट मी नो, क्या ऐसा हो सकता है कि हेमिस्फीयर का बेस उसके टॉप पोर्शन से बाहर निकले? नहीं, तो मैं ये तो कह सकता हूं दावे के साथ कि इसका जो डायामीटर है, ऑब्वियस सी बात कि इसके एज लेंथ से बाहर नहीं जाएगा, इसका डायामीटर, तो मैं लिख दूंगा कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है इसके एज लेंथ के बराबर आएगा, यानी जो एज लेंथ आएगा वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होगा। कुछ बात बोल रखा है क्या बेटा, भैया रेडियस दे रखा 3.5, तो हो जाएगा 2 इंटू 3.5 जो कि हो जाएगा 7 के बराबर, 7 के बराबर हो जाएगा एज लेंथ, कितना हो जाएगा 7 के बराबर, क्योंकि रेडियस आपका 3.5 यानी 7/2 दे रखा है। क्या बोला है बेटा, बोला है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ एज, भैया स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ एज जो है वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, सो दैट हेमिस्फीयर कैन टोटली लाई ऑन द क्यूब, टोटली लाई का मतलब बाहर ना निकले। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। बढ़िया सवाल है कि टोटल सरफेस एरिया में एक पंगा है गुरुजी, पंगा क्या है सुनना, कि इस क्यूब के 5 सरफेस में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो मैं लिखता हूं टीएसए ऑफ सॉलिड, जो पूरा का पूरा सॉलिड शेप है इसका, इसके 5 सरफेस में कोई छेड़छाड़ नहीं है, सच बोल रहा है भाई, केवल टॉप वाले पे कोई छेड़छाड़ हुआ वो बाद में देख लेंगे। भैया इसका जो सीएसए हेमिस्फीयर का जो सीएसए है, हेमिस्फीयर का सीएसए मतलब 2πr², इस अच्छा लिख देता हूं भाई, मैं लिख देता हूं कि टोटल सरफेस एरिया माइनस टॉप किसके लिए, क्यूब के लिए, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर,
ये लिख देता हूं। लेकिन एक पंगा है गुरुजी, पंगा किस बात का बताता हूं कि अगर इसके टॉप व्यू को देखोगे ना बेटा तो ऐसा दिखेगा, इसका टॉप व्यू बिल्कुल ऐसा दिखेगा। देखना इसके टॉप व्यू में ये पोर्शन अभी भी विजिबल होगा, ये पोर्शन ढका नहीं है दोस्त, ये पोर्शन ओवरलैप्ड नहीं है तो दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये टॉप व्यू में दिखाई देगा, टॉप व्यू में दिखाई देगा, याद रखना टॉप व्यू में ये जो साइडेड एरिया है दिखाई देगा। तो कितना है a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इतना ही तो है, क्या दिक्कत है, टॉप व्यू इतना ही तो है। अब लगा लो भाई फॉर्मूला कि भाई ये हो जाएगा 5a स्क्वायर टॉप वाले को छोड़ के, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है दोस्त a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर मैं सभी को समराइज करूं तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखना है केवल, दैट्स इट, वैल्यू रखना है केवल, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, रेडियस का मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। यार अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो भाई कुछ नहीं बचा इस सवाल में, एकदम लप्पू, सुपर डुपर लप्पू सवाल ये बन चुका है। तो आंसर जो आएगा बेटा सॉल्व करने पर जाएगा 665/2 यानी 332.5। कितना आ जाएगा बेटा 332.5, 332.5 सेंटीमीटर सरफेस एरिया की बात चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यानी आपके सेक्शन डी का सबसे आखिरी सवाल। क्या बोला हुआ है कि फॉलोइंग डेटा जो कि इंफॉर्मेशन के तौर पे दी गई है, लाइफ टाइम ऑब्जर्व करके दिया गया 200 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, फाइंड द मीन लाइफ टाइम्स। सर मीन में तो कुछ बचा ही नहीं ना, अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी दे रखी एफ आई का समय एक्स आई यानी मिड वैल्यू निकाल दिया जाए तो एफ आई एक्स आई से गेम सेट हो सकता है। एक्स आई निकालने की कोशिश करते भैया, 0 से बीच के बीच में 10, हाफ कर दो, दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, इन दोनों को जोड़ के हाफ करो 30, इन दोनों को जोड़ के हाफ करो 50, इन दोनों को जोड़ के हाफ करो बेटा कितना हो जाएगा 70, इन दोनों को जोड़ के हाफ करो बेटा कितना हो जाएगा 90, और इन दोनों को जोड़ के हाफ करो 110। अब मैं यहां पे लिखता हूं एफ आई एक्स आई, क्या निकाल देता बेटा भैया, मीन निकालना है ना, ध्यान से पढ़ लेता भाई, मीन ही तो निकालना है। यस मीन मतलब सर ये तो बड़ा आसान हो गया, एफ आई एक्स आई निकाल देता भैया, 10 गुणे 10 100, 35 आई 105 और एक लास्ट में 0, चेक कर लेते भाई, 5 गुणे 5 2500, 6 7 42 2 0 लास्ट में, 29 27 2 0 लास्ट में, 15 गुणे 11। तो भाई ये कैलकुलेशन देखो, हालांकि ना थोड़ा सा वैसा है, टीडीएस है, मैं सभी को जोड़ भी लेता हूं तो 15 गुणे 110 जो होगा बेटा हो जाएगा 1650, 1650, 1650, ये कितना हो जाएगा बेटा 1650, हो जाएगा 1650। अब आपको करना क्या बेटा कि भैया मीन जो निकालना है वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई से, ये छोटी सी चीज होती है, देख लेना बेटा कितना हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई से। तो मीन जब सॉल्व करोगे, इनको जोड़ के सॉल्व करोगे बेटा, तो टोटल जो मीन आपका आएगा वो आ जाएगा 61, बड़े आराम से, बड़ा आसान सा सवाल था, चूंकि मैंने कैलकुलेशन कई बार कर लिया है, तुम भी कर लोगे, बहुत आसान हो गया, जोड़कर सीधे क्या करना बेटा डिवाइडेड बाई 200 कर देना है, इन सभी को जोड़ोगे 200 ही आएगा। कंपोनेंट को जोड़ो भाई, 200 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही बात कर रहे हैं ना, गड़बड़ तो नहीं यार, गड़बड़ तो नहीं है, नहीं सर बिल्कुल ठीक बोला, इन सभी को जोड़ोगे एफ आई को जोड़ोगे तो 200 ही आएगा, और एक्स आई एफ आई को जोड़ेंगे तो भाई वो देख लेंगे कितना आ जाता है। चले अब इतनी मेहनत हो गई है बाबू मोशाय, तो अब आ चुके हैं इस पूरे पेपर के द ओजी वाले क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं बेटा आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस, और ये आपका वो टेम्परामेंट चेक करेगा जब आप सवालों की लेंथ बड़ी बड़ी देखोगे, पर इतने पिद्दी पिद्दी फॉर्मूले से इन 4-4 नंबर को आराम से लपेटे में ले चले। क्या बोला भाई कि केस बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि एन इंजर्ड बर्ड वाज फाउंड टू बी ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, भाई एक चिड़िया थी जो घायल हो चुकी थी और एक यहां पे कहां पे बेटा एक छत के ऊपर ये गिरी हुई मिली। द बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई, बिल्डिंग जो 15 मीटर ऊंचा है। अ फायरमैन वाज कॉल्ड टू रेस्क्यू द बर्ड, द फायरमैन यूज एन एडजस्टेबल लैडर, भाई ये छत का लेवल है, ये मान लो ये छत का लेवल है, ये छत का लेवल है बेटा, तो फायरमैन यहां से यहां तक सीढ़ी लगाएगा, तब जाके यहां पे चढ़ के और क्या करेगा, यहां पे बर्ड को रेस्क्यू करेगा। तो बोला कि एडजस्टेबल लैडर को यूज करता है, ही प्लेस द लैडर इन सच अ वे दैट लैडर मेक्स 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है कौन, लैडर। पहली बात तो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है बेटा, कितना भैया बिल्डिंग की हाइट जो है 15 मीटर दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है। भाई ये तो बड़ा रद्दी सवाल है यार, एकदम देखते ही खत्म हो गया सवाल। विद द ग्राउंड इन ऑर्डर टू रीच द रूफ, क्या बोला भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर यूज। अब बताओ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें भाई कुछ बातें दे रखी हैं, क्या ये 60 डिग्री दे रखा है, ये एल लैडर की लेंथ है, और क्या बोला भाई, और क्या बोला हुआ है भाई, ये मैं दिया हुआ है हाइट ऑफ बिल्डिंग 15, ये 15, और मैं ये मान लेता हूं कि इसके बेस से दूरी डी है, भाई परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस साइन लगा दो सर, तो साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 15 अपॉन एल, यानी
रूट में 3/2 इक्वल टू 15 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्त 30/√3 पे एल की वैल्यू हो जाएगा 30/√3 जिसको मैं 10√3 भी रेशनलाइजेशन पे लिख सकता हूं और इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू 1.732 यानी 17.32 मीटर 17.32 मीटर। बड़ा आसान सा सवाल था। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच लैडर वाज फिक्स फ्रॉम द बॉटम। भाई अब देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan 60 लगा दो, tan 60 डिग्री लगाओगे तो 15 बटे डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा √3 तो √3 अब देखा जाए डी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15/√3 यानी अगर मैं रेशनलाइजेशन करता हूं तो 5√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5√3 यानी 17.32 का आधा। भाई ये दो पार्ट तो ऐसे खट खट निकल गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग द फायरमैन प्लेस द लैडर इन सच अ वे दैट bottom of the ladder touches the base of the wall opposite which is opposite to the building making angle 30 degree with the ground। अच्छा इस पार्ट को ना तीसरे वाले पार्ट को एक और सेपरेट इमेज ले लेता हूं और उसके बिहाफ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सेपरेट इमेज ले लिया जाए दोस्त और उसके बिहाफ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस डू वन द वेरी सेम थिंग, लेट अस डू द वेरी सेम थिंग। गिव मी अ मोमेंट बेटा ताकि ये क्वेश्चन आराम से हो जाए। चलिए अभी जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हटा देता हूं, इसका काम नहीं है। ठीक है भैया बोला है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग द फायरमैन प्लेस द लैडर इन अ सच वे दैट बॉटम ऑफ लैडर टचेस द बेस ऑफ द वॉल विच इज अपोजिट टू द बिल्डिंग। भैया बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट में एक और वॉल है, एक और दीवार खड़ी है। तो भाई ये इसकी लैडर स्किड ना करे तो भाई इसने क्या किया एकदम बिल्कुल इसके बॉटम पे चिपका दिया यहां पे ताकि स्किडिंग ना, भाई इसके बाहर ऐसे ना जाइए। ठीक है अब इस दशा में जो आपका लैडर है वो कितना एंगल बना रहा है विच इज अपोजिट टू द वॉल मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कौन लैडर बना रहा है। अब क्या बोला हुआ बेटा with the ground draw a neat diagram to represent the above situation and hence find the width of the road between the building and the wall। भैया ये width of the road कितना होगा, ये जो आपका बिल्डिंग है, ये जो आपका बिल्डिंग है, ये जो आपका बिल्डिंग है और ये जो आपका वॉल है इनके बीच में width कितना होगा। फिर बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर यूज बाय द फायरमैन इन दिस केस। इस सिनेरियो में जो हमारा जो फायरमैन है वो आपका कितना लेंथ ऑफ लैडर को यूज कर रहा है। अब इस सवाल में एक छोटा सा दुर्घटना हो गया यार, क्या हुआ बता देता हूं। क्या मैं बिल्डिंग की हाइट को एडजस्ट करूं या वही पुराना लेके चलूं। सवाल चूंकि नए तरीके से दिया कि उसने सेम बिल्डिंग की बात की है। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग द फायरमैन प्लेस द लैडर इन सच अ वे दैट द बॉटम ऑफ द लैडर टचेस द बेस ऑफ द वॉल विच इज अपोजिट टू द बिल्डिंग। भाई देखो पहुंचेगा तो यहीं पे, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग पे ही पहुंचेगा बॉस, पहुंचेगा तो ये 15 मीटर की ही ऊंचाई पे लैडर को लगा के, उससे नीचे अगर गया तो पहुंच ही नहीं पाएगा, यहां तक तो उसको लगाना है। अब इस बेसिस पे नए सिनेरियो के बेसिस पे ये जो आपका रोड है, जब रोड के दूसरे साइड जो वॉल है इस रोड की चौड़ाई बतानी है सर 15 अरे सर ये tan 30 लगाओ और सवाल को लपेट दो सर 15 विड्थ ऑफ द रोड वे हो जाएगा √3 इक्वल टू 15/w। तो w की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/√3। मैं एक बार पिछले वाले स्लाइड को क्रॉस चेक करता हूं यार, मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। लेट मी क्रॉस चेक ये हो जाएगा √3। ठीक है भाई, ठीक है, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये भी एकदम ठीक है हुआ, ठीक है हुआ। तो भी आ जाएगा अपने पास 5√3। 5√3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, ये भी मैं चेक कर लेता हूं कि tan 60 होता है 1/√3 के बराबर, √3 इक्वल टू 15/d। तो मुझे क्या निकालना था, डी ही निकालना था ना। डिस्टेंस जो था वो कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। ओके मैंने कुछ तो मिस्टेक याद दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यस इसमें गड़बड़ी हुई है। मुझे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ किया हूं क्योंकि 1/√3 होता है, ये होता है 1/√3 इक्वल टू 15/w। तो भैया w यानी विड्थ ऑफ जो रोड है, रोड की जो विड्थ है वो 15√3 के बराबर होगी। मुझे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब भाई इस सिनेरियो में अगर मैं देखूं ये 15 और ये हाइपोटेन्यूस है तो साइन लगा लो सर, साइन 30 लगा लो। तो साइन 30 क्या बताएगा बेटा 15 अपॉन लैडर की नई लेंथ। भाई अब नया लेंथ का लैडर कितना होगा, लैडर की यूज जो नया लेंथ है लैडर का वो कितना यूज हुआ होगा 1/2 इक्वल टू 15/l न्यू वाला। तो भाई लैडर जो नया वाला अब यूज होगा वो 30 मीटर का यूज होगा, 30 मीटर का यूज होगा। 30 मीटर वाला लैडर को यूज करना पड़ेगा भाई इस यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पहले भाई स्किडिंग का डर नहीं था।
तो भाई उसने कितना किया 17.32। तो ये तीनों पार्ट हमने बड़े आराम से दबोच लिया है। अब इसके बी वाले पार्ट पे चलते हैं। फाइंड द लेंथ। आई थिंक वो तो हो चुका है भाई, हो चुका है। आप ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो 4 नंबर ऐसे तुमने लूटा है जैसे लगा भाई इसमें कुछ दम था ही नहीं सवाल में। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि इन अ गार्डन सैंपलिंग ऑफ रोज फ्लावर्स वर प्लांटेड एट द इक्वल इंटरवल्स टू फॉर्म अ स्पाइरल पैटर्न। ठीक है भाई, द स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली ए बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई 50, फिर 100 हो गया, 150 हो गया। यार ये एपी सा क्यों लग रहा है, ये एपी सा क्यों लग रहा है कि रेडियस पहले 50 था, फिर 100 हो गया, फिर 150। मतलब जो शुरुआती रेडियस R1 था वो था 50, और जो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है बेटा वो कितना दिख रहा है 50 के साथ। यही तो मेरे को दिख रहा है भाई, यही मेरे को दिख रहा है कि शुरू में रेडियस था 50, बाद में 50 से बढ़ते गया, कुछ ऐसा। स्पाइरल 1 में फ्लावर की संख्या कितनी बेटा, फ्लावर 1 स्पाइरल 1 में कितना है 10, स्पाइरल 2 में कितना बेटा, फ्लावर की संख्या F2 कितना है 20। भाई इसमें भी यही चलता जा रहा है, इसमें भी वही गेम चल रहा है। ये 30 है, इसका मतलब है कि इसमें F1 जो है वो रेखा 10 फ्लावर्स के हिसाब से, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस D1 जो है वो दे रखा है कितना बेटा, फ्लावर्स के हिसाब से DF। ये DF लिख दे रहा हूं, ये DF लिख दे रहा हूं। अच्छा एक काम करो, मैं लिख दे रहा हूं पहला टर्म अकॉर्डिंग टू फ्लावर जो है 10 है, और कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू फ्लावर जो है वो कितना बेटा, देखो 10 है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। इसको मैं लिख देता हूं भाई, इसको मैं लिखता हूं पहला टर्म अकॉर्डिंग टू रेडियस जो है बेटा 50 है, और कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू रेडियस जो है वो भी 50 है। ये लिखना नोटेशन आसान होगा कि AD तो दोनों में यूज होना है, पर मैं रेडियस के हिसाब से और फ्लावर के हिसाब से नोट कर लिया हूं। क्वेश्चन पे चलते भाई। व्हाट इज द रेडियस ऑफ 13? A13 की बात कर रहा है, A13 की बात कर रहा है रेडियस के हिसाब से, हो जाएगा A प्लस 12D। ये रेडियस के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से तो रेडियस 50 था शुरू वाला, 12 गुणे 50, ये हो जाएगा 50, 12 पचे 60, 600, तो 650 हो जाएगा मीटर आपका रेडियस 30th स्पाइरल में। व्हाट इज द रेडियस ऑफ nth स्पाइरल इज 1500 फाइंड द वैल्यू ऑफ f। भैया nth स्पाइरल यानी a प्लस n-1 इंटू डी, और अकॉर्डिंग टू रेडियस जो है वो 500 है, वो 500 सेंटीमीटर है। एक मिनट, ये मीटर नहीं है सेंटीमीटर होगा, 650 सेंटीमीटर हो जाएगा, 650 सेंटीमीटर हो जाएगा, माय बैड, को करेक्ट कर लेते हैं कि 650 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। चलिए भाई, ये कितना है 50 प्लस n-1 इंटू 50 इक्वल टू 500। भैया 500 में से 50 निकालोगे 450 आ जाएगा। भैया अगर इसको डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, n-1 बराबर 9, तो भैया n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 10वां स्पाइरल, 10th स्पाइरल में हमारे पास हो जाएगा 500। तो ये दो सवाल तो ऐसे क्विकली निकल चुका है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैंपलिंग टिल 11th स्पाइरल। S11 की बात कर रहा है, पर अकॉर्डिंग टू सैंपलिंग मतलब फ्लावर, अकॉर्डिंग टू फ्लावर, सैंपलिंग का मतलब अकॉर्डिंग टू फ्लावर, कितने पौधे लगाए गए हैं उसमें हमें निकालना है। तो जगह 11/2, 2 टाइम्स पहला टर्म अकॉर्डिंग टू फ्लावर कितना था बेटा 10, प्लस 11-1 इंटू कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू फ्लावर कितना था बेटा 10। भाई ये बड़ा ज्यादा आसान सा हो गया यार। हो जाएगा 20 प्लस 10 गुणे 10 100, ये हो जाएगा 11 गुणे, ये कितना हो जाएगा 120/2, यानी 11 गुणे 60, 660 हो जाएगा, 660 सैंपलिंग्स हो जाएंगे बेटा, चेक कर लीजिएगा। टिल विच स्पाइरल देयर विल बी ए टोटल ऑफ 450 सैंपलिंग, 450 सैंपलिंग्स टोटल मेरे को चाहिए। और भाई फॉर्मूला जो होता है n/2, 2 टाइम्स ये मतलब 2 गुणे 10 20 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस मतलब 10, ऐसा। इससे हमारे पास n में क्वाड्रेटिक बन रहा है, और उससे आप निकाल सकते हो n की वैल्यू। पर देखना दोस्तों कि n की जो वैल्यू आप निकालोगे वो केवल और केवल आप एक पॉजिटिव वैल्यू ही निकालोगे, केवल और केवल आप एक पॉजिटिव वैल्यू ही निकाल सकते हो। भाई इससे जो क्वाड्रेटिक बन रहा है वो बन रहा है n² प्लस n-90। जब इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा n² प्लस n-90 इक्वल टू 0। भाई 10 गुणे 9 90, यानी n की वैल्यू आ रही है भाई 9 के बराबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। भाई एक आ जाएगा अपने पास n की वैल्यू प्लस का 10, तो n की जो सॉल्व करने पाएगा n इक्वल टू -10, चूंकि नंबर ऑफ स्पाइरल चूंकि पॉजिटिव है ये ले नहीं सकता 9, तो आ जाएगा 9 स्पाइरल तक, ऐसा हो जाएगा। लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस, और यहां पे धमाकेदार तरीके से भाई पेपर अब हो जाएगा द एंड। सुनते भाई क्या दिया हुआ है, इन अ सोसाइटी देयर इज अ सेमी सर्कुलर पार्क हैविंग 2 गेट्स, द गेट्स आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए 10,20। ठीक है भाई, पहला जो पॉइंट ए है वो है 10,20 पे, और क्या बोला भाई दूसरा है अपोजिट 50,50 पे, 50,50 पे। क्या बोल रहा है, 2 फाउंटेन्स आर इंस्टॉल्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू। भैया 2 फाउंटेन को इंस्टॉल किया गया, एक पी पे और दूसरा क्यू पे, ये सेंटर उसका ओ है भाई।
ऑन ए बी सच दैट ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ओ भाई बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एपी की लेंथ, पी क्यू की लेंथ और क्यूबी की लेंथ बराबर है, मतलब ट्राइसेक्शन हुआ है सर। ये तो सवाल ट्राइसेक्शन वाले के कैटेगरी में चला गया भाई, लप्पू सवाल बन गया, तो सुपर लप्पू सवाल। ट्राइसेक्शन का मतलब सुपर लप्पू सवाल। भाई अब देख लो ये सवाल कितना आराम से टूटेगा। ट्राइसेक्शन का मतलब सुपर लप्पू सवाल। ये पॉइंट पी रहा, ये पॉइंट क्यू रहा। अच्छा कोऑर्डिनेट एक बार और लिख देता हूं भाई। तो ये है अपने पास 10 20 और 50 50, ये है 10 20 और ये है बेटा 50 50 50 50। बहुत आसान सवाल है। चेक करना क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। भैया सेंटर वाला पॉइंट कितना होगा? सेंटर वाला पॉइंट तो सबसे आसान है सर, मिडिल में पॉइंट होगा। तो x को जोड़ो, यानी 10 + 50 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और इसमें हो जाएगा 20 + 50 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। सेंटर वाला पॉइंट ऐसे निकलेगा सर, ऐसे निकलेगा। 50 + 10 60, 60/2 मतलब 30, और 70/2 मतलब 35। भैया 30,35 हो जाएगा सेंटर वाला। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क? भैया रेडियस बताना है, रेडियस बताना है। रेडियस का मतलब निकलेगा डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट और सेंटर। निकाल लेते भाई। तो 30 - 10 कितना होगा? 20 का होल स्क्वायर। 35 - 20 मतलब 15 का होल स्क्वायर। भैया ये हो जाएगा अपने पास 400 और ये हो जाएगा 225, यानी रूट में 625 का मतलब होता है 25। रूट में 625 का मतलब हो जाता है बेटा 25 आपके यूनिट। 25 यूनिट आपके पास हो जाएगा क्या? उसका रेडियस। बड़ा आसान सवाल निकला। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बता दो सर। ट्राइसेक्शन हुआ है तो मैं इस पॉइंट को 10, 20 और इस पॉइंट को 50, 50 तो रखूंगा। लेकिन सरप्राइजिंगली ये जो पॉइंट P है, इसके इस साइड केवल एक हिस्सा है, और P के इस साइड, एक और एक मिलाकर 2 हिस्सा इधर है। सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते भाई, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1 × 50 50 और 2 × 10 भैया 20 डिवाइडेड बाई 1 + 2। भैया 1 × 50 50, 2 × 20 40 डिवाइडेड बाई 1 + 2। ये हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट। चेक कर लेते भाई P का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। भैया P जो आएगा 50 + 20 70, 70/3, ये हो जाएगा 70/3, और ये कितना हो जाएगा 50 90/3। ये आ जाएगा भाई, सॉल्व करके अगर डेसिमल में देना है तो दे सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाउंटेन Q फ्रॉम गेट A। गेट A से फाउंटेन पॉइंट Q की दूरी। भाई इसके बिना Q को बिना निकाले तो होगा नहीं, तो Q भी निकाल लेते हैं बॉस फटाफट से। Q का पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। Q का पॉइंट निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। यहां पे तो इधर हो जाएगा 1 हिस्सा, इधर हो जाएगा 2 हिस्सा। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 50, 2 × 50 कितना हो जाएगा बेटा? 100। 1 × 10 10 डिवाइडेड बाई 1 + 2। जी गुरु जी। ये हो जाएगा 2 × 50 100 और 1 × 20 20 डिवाइडेड बाई 1 + 2। यानी आइडियली देखा जाए तो ये हो जाएगा 110/3, 110/3, और हो जाएगा 120/3, 120/3। अब डिस्टेंस फॉर्मूला केवल लगाना रह गया भाई कि AQ की जो लेंथ होगी वो अपने पास कुछ ऐसी आ जाएगी कि 110/3 माइनस का 10, 110/3 माइनस के 10 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 120/3 माइनस के 20 का होल स्क्वायर। और ये चीज प्लीज आप लोग खुद से, इतना सिंपल सी चीज अगर रह गई है तो कैलकुलेट करिएगा बेटा। ये आ जाएगा अपने पास 100/3। अब मैंने जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, क्या कुछ ऐसा शॉर्टकट है सर जिससे इसको निकाला जा सकता है? शॉर्टकट भी बिल्कुल है भाई, अगर तुम दिमाग लगाओ तो शॉर्टकट क्यों नहीं है। रेडियस कितना है मेरी जान? तू एक बात बता दे, रेडियस कितना निकल के आया था? एक बार क्रॉस चेक दोबारा से कर लेते भैया। जो रेडियस निकल कर आया था वो आया था अपने पास 25। तो सर्कल का जो ए बी पॉइंट है बेटा वो कितना हो जाएगा? पूरा ए बी की दूरी कितना हो जाएगा? 50। पूरा ए बी कितना हो जाएगा? 50। अब मैं 50 को 3 हिस्से में बांट रहा हूं, तो 50/3, 50/3 में ये 2 हिस्सा है, तो कितना हो जाएगा? 2 × 50/3 मतलब 100/3। तो ऐसे भी तुम निकाल सकते थे। दिस इज ऑल फ्रॉम द एंटायर सेट 1 के सभी सवाल। आई होप मेरे रॉक स्टार जो अभी तक इस वीडियो में बने हो, कमेंट सेक्शन में उतरो और बताओ कि कैसा लगा आज का ये वीडियो, मजा आया कि नहीं। और एक बात जरूर लिख देना, #जस्टिस फॉर द बेसिक मैथ, ताकि बाकी जितने भी यूट्यूब के क्रॉस बढ़िया एडुकेटर्स हैं वो बेसिक मैथ वालों को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे, उनके लिए भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाना स्टार्ट कर दे। तो #जस्टिस फॉर बेसिक मैथ जरूर से दौड़ा दीजिएगा, मजा आएगा। मिलता हूं आप लोगों के इसी 2025 के पेपर के सेट 2 के साथ। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, इस तरह मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।